गया हो गया। नीरज की रोशनी आ रही है सिर के ऊपर जी स्टार्ट हो गया। जी हम लाइव हैं फेसबुक पे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्टिमुलस पैकेज केंद्र सरकार का। ये जो स्टिमुलस पैकेज है इसमें है क्या क्या लिक्विडिटी स्टिमुलस पैकेज होती है, क्या जो हमारे कंटिंजेंसी रिजर्व्स होते हैं वहां से अगर पैसा लिया जा रहा है, सरकार अपने पास से पैसा नहीं दे रही है, तो क्या ये भी स्टिमुलस पैकेज होता है? क्या पुराने स्कीम्स को नया अमली जामा पहनाकर उसे पेश करना ये स्टिमुलस पैकेज होता है? आज क्या जरूरत है इस विषय पर और तमाम इससे जुड़े मुद्दों पर, चाहे केंद्र की सरकार ने जो पैकेज डिक्लेयर किया है, पूरा अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जो मजदूर हैं वो सड़कों पे है, क्या मांग देश की जनता कर रही थी केंद्र सरकार से, क्या ये उसकी पूर्ति के लिए किया गया, क्या सचमुच में ऐसा हुआ? केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की भूमिका, उत्तराखंड राज्य सरकार की भूमिका, तो मैं आज आप सबसे मिलवाती हूं आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी और साथ में वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हैं। मैं चाहती थी कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े ताकि हम एक बैलेंस्ड व्यू ले सके, क्योंकि मेरा व्यू भी सरकार से सवाल करने का हमेशा रहता है। आरोप लगते रहते हैं कि मैं सरकार से सवाल करती हूँ, सरकार अच्छा काम करे तो मैं उसका स्वागत भी करती हूँ। और दूसरा पक्ष जो है वो भी मैं बता दूं आपको, सूर्यकांत धस्माना जी, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुजाता जी। रावत जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि लिक्विडिटी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन में लिक्विडिटी शब्द आया था, तो लिक्विडिटी क्या स्टिमुलस पैकेज माना जा सकता है? आज क्या ये आवश्यकता नहीं थी कि हम अर्जुन जिस प्रकार से मछली की आंख को देख रहा था जब उसने तीर चलाया, क्या ये आवश्यक नहीं था कि आज भी हम असली मुद्दे की तरफ ध्यान रखते? असली मुद्दा है कोविड-19 से लड़ाई। क्या ये स्टिमुलस पैकेज सचमुच में उस ओर एक कदम है? रावत जी। कोविड-19 से लड़ाई तो है ही है, असली लड़ाई तो है ही है, लेकिन इसके बाद जो असली जो इससे भी बड़ी लड़ाई है वो हमारी आर्थिक स्थिति है। 40-50 दिन से जो भी लॉकडाउन की वजह से लगभग सब कुछ थम गया है, पूरी आर्थिक गतिविधियां थम गई है, चीज बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, रावत जी आपकी आवाज लिक्विडिटी नहीं। जी 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 हाँ, आ रही है। अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा, उसमें मनी नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इंडस्ट्री को भी चाहिए, ट्रेडर्स को भी चाहिए, आपको हर सेक्टर में बिना पैसे के तो काम नहीं चलता है। तो ये ठीक है, इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, इकोनॉमिक पैकेज घोषणा की, उसकी जरूरत तो थी, निश्चित रूप से जरूरत थी, वो इकोनॉमिक बूस्टिंग की जरूरत थी, लेकिन बूस्टिंग क्योंकि देने में क्या, क्यों आप भी खा लिए रहे, हम भी खा लिए। देखिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? हम ही से तो आता है, टैक्स पेयर से आता है, और कहाँ से? बाकी पेड़ से हिला के तो नहीं होता।
जब सारी दुनिया में, सब केवल भारत ही में नहीं, सारी दुनिया में बिल्कुल इकोनॉमिक बिल्कुल स्लो डाउन है, बिल्कुल ठप है, एकदम कोलैप्स सिस्टम ही है, तो सरकार के पास भी कहाँ से आएगा? तो उसको पूरा करने के लिए आपने साहब 20 लाख बोल दिया, साथ ही साथ ये भी जो पहले भी दिया वो भी इसी में है। तो मतलब वो अमाउंट बढ़ाने के लिए आपने वो कर दिया। तो इस तरह की मतलब देखिए, बूस्टिंग तो ठीक है, लेकिन आप बोस्टिंग ज्यादा करते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम शुरू में जब रिपोर्टिंग हमने शुरू की तो ये सरकारी विज्ञप्ति होती थी, उसमें जैसे 3 करोड़ है तो 3 करोड़ की जगह 300 लाख लिखते थे। हमने पूछा भाई इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, आप ये क्यों करते हैं? 3 करोड़ को आप 300 लाख क्यों लिखते हैं? ये तो बोलने में भी सुनने में भी आसान है, 3 करोड़, आप उसको 300 लाख। तो कहते हैं वो जो फिगर बढ़ाने से, ये इसका पीआर का एक सिस्टम है, वो उसका एक फंडा है। जितना बढ़ा के आप बोलेंगे, संख्या बढ़ा के बोलेंगे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए आपने 20 करोड़ तो बोल दिया, लेकिन 20 करोड़ आपके पास आएगा कहाँ से? 20 लाख करोड़। सवाल तो वो है। आपने रिजर्व बैंक से 20 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से, अब आपने पिछले साल जो मांगना था वो मांग लिया, वो भी इसी में आपने जोड़ दिया। बीच में सवाल ये कि ये हुआ, जीएसटी का जो शेयर, स्टेट का शेयर था, आपको कलेक्शन पूरा हो नहीं पा रहा था, उसकी वजह से जो स्टेट शेयर होता है उसका आपने मिलना था स्टेट्स को, वो मिला, मिलने लग गया है। तो आपकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो बात ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, आर्थिक पैकेज की जरूरत है, लेकिन वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली बात है, चलिए इंडस्ट्री को एमएसएमई के लिए आप कर रहे हैं, दैट्स गुड। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसमें रोजगार बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर आपका फिर ये लिक्विडिटी का सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, आपका जीडीपी बढ़ेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, आपका कैपिटल है, आपका लैंड है, आपका रिस्क है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका मैन पावर है। अब मैन पावर की स्थिति आप देख ही रही हैं, कभी मुजफ्फरनगर उधर भी फिर क्रश हो गया, ट्रक वाला चढ़ गया। उसके बाद उससे पहले पटरी पर क्या हो रहा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर मजदूर अपने जा रहे हैं, अपने बदहवास हैं, सबसे बुरी हालत उनकी है। सुजाता, आप जानती हैं ये कौन लाया है? हवाई जहाज में चलने वाला मजदूर तो नहीं चलता, गरीब आदमी तो नहीं चलता है, कहाँ से आया? विदेश ही आया। विदेश कौन जाता है? बड़ा आदमी जाता है, पैसे वाला जाता है, गरीब तो नहीं जाता है। और वो ठीक भी होता है, वो बहुत, कितना मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है। लेकिन जो असली मर रहा है, जो आर्थिक जो अभी बात कर रही है, वो असली तो मजदूर मर रहा है, असली तो गरीब मर रहा है, असली तो जो उसका असर पड़ा वो किसान पर हो रहा है। इसके लिए आपने विशेष कर क्या किया है? जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जो सबसे मारा हुआ है उसका, उस पर मुझे लगता है जो इनका जो पैकेज है वो खाली आपका रस्म अदायगी जैसी है मजदूर किसान के नाम पर। यस जी। जी। आपने जो कहा नीरज कोहली जी, आपसे इसी विषय पे आगे ले जाना चाहूंगी इस बात को कि किस प्रकार से ये जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी, 3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी बढ़नी थी अगले साल के एंड तक, और 3 ट्रिलियन यूएसडी जो है वो होता है 204 लाख करोड़ रुपए, जिसका 10% होता है ऑब्वियसली 20%, 20.4 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो ये तो ठीक था, परंतु इसमें इन्होंने कहा कि इसमें जो पहले अनाउंस हुआ वो भी इंक्लूडेड होगा, यानी कि वो जो 1.75 लाख करोड़ वाला था वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। अब लिक्विडिटी की डेफिनेशन पे फिर आती हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आरबीआई जो पैसा देता है मनी फ्लो के लिए, आरबीआई मार्केट में मनी की फ्लो जो है, मनी किस तरह से आए, पैसा कैसे मार्केट में आए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। अब इस 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ अगर आप देखें तो जो पैकेज पहले अनाउंस किया था इन्होंने 50,000 करोड़ वाला, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला इशू आया ये अप्रैल के एंड में,
तो इन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था आरबीआई ने। उसके बाद अगर हम उस 8 लाख, क्योंकि पैसा कोई नहीं ले रहा, क्योंकि लोन कौन लेगा, लोन लेने की शक्ति इस वक्त किसी में नहीं है, लेकिन 8 लाख के करीब, 8 लाख करोड़ के करीब उसमें से लिया गया। तो यानी कि इस 20 लाख में से 8 लाख माइनस हो गए। मैं ये पूरी बातें क्यों बोल रही हूँ, मुझे इस पे जवाब नहीं चाहिए, असली मुद्दा कुछ और है। मतलब 20 में से 8 लाख करोड़ ये निकल गया, बचे 12 में से जो पहला इंस्टॉलमेंट था वो एक 75 वाला, वो आ गया। पूरा भी मान लीजिए कि बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगा, वो भी निकाल दीजिए। तो मोटा मोटी पर हमें दिखता है कि किस प्रकार से ये अमाउंट जो है बहुत थोड़ा सा होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, करीब 6.25 करोड़ के करीब होगा। ये पूरा का पूरा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये आंकड़े किसी की समझ में नहीं आता आम जनता को। मैं आम जनता के लिए चाहती हूँ कि आप समझाए कि लिक्विडिटी क्या स्टिमुलस पैकेज है, या पुरानी चीज को इन्होंने नया अमली जामा पहना के हमें दिखा दिया। मैम देखें कि सरकार हमेशा आंकड़ों आपकी आवाज नहीं आ रही है कोहली जी। आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं, आपने बंद कर दिए वो। मैम आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। सुजाता मैम कह रही है नहीं, आप बोलिए, आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें हमेशा जो है आंकड़ों के खेल में हमेशा बाजीगिरी करती हैं। जिस तरह से आपने पूरे रिलीफ पैकेज को आपने टुकड़ों में बताया कि किस तरीके से जो पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है वो भी इस पैकेज के अंदर है, और वास्तविक क्या है और क्या मिलने जा रहा है, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कोरोना काल का एक ऐसा संकट देश के ऊपर आया है, पूरी दुनिया के ऊपर आया है। इस संकट में हर वर्ग जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, वो छोटे से लेके ऊपर सब लोगों को। और जिस तरह के लोग अपेक्षा कर रहे थे इस केंद्र सरकार से कि रिलीफ पैकेज जो है जिस रूप में आना चाहिए, हालांकि एमएसएमई इंडस्ट्री के लोगों ने वेलकम किया है इस पैकेज का, लेकिन फिर भी मैं इंडस्ट्री के लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस रूप में हम चाह रहे थे पैकेज मिलता, तमाम हजारों कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं इंडस्ट्री पर, इस दौरान जो इंडस्ट्री बंद हुई उनका हम वेतन नहीं दे पाए, और जो बैंकों की तरफ से हमें रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ नहीं मिला। इस पैकेज में वो सब चीजें होती, 2-3 उनकी प्रमुख मांगे थी, लेकिन वो पैकेज में नहीं है। ये आपने आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग कर ली कि इस पैकेज से जो है इंडस्ट्री को उभारेंगे, आर्थिक संकट हमारा दूर होगा, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन शुरू होगी, मैन पावर आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। मेरा सीधा सा ये कहना है कि जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, जिसकी मैं लेबर क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, आप बीपीएल कैटेगरी से नीचे के या उसके आसपास के जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस देश में हुआ है वो मजदूर तबका प्रभावित हुआ है। आए दिन हम देख रहे हैं, इस लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और एक से एक दृश्य हमारे सामने आ रहा है मजदूर भाइयों का। आज भी मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से कुछ लोग जो हैं प्रवासी मजदूर जो है बिहार जा रहे थे, और बुधवार की रात को जो है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में एक सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन मजदूरों की मौत हो गई। उससे पहले आपने देखा एक रेल हादसे में मौत हो गई। तो जो इन लोगों को जो इस समय इमदाद की, आपको आवाज आ रही? हाँ, अब ठीक है, एको आ रही थी। मेरा कहने का मतलब है कि जो सबसे कमजोर तबका था समाज का, जिसको इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, और मदद भी ऐसी नहीं कि जो उसको एकदम इमीडिएट आर्थिक मदद की जरूरत थी, वो मदद की अपेक्षा की जा रही थी लगातार। लेकिन अब आपने लगभग 50 दिन के लॉकडाउन के बाद आपने बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का आपने ऐलान किया। उसमें आज मैं सुन रहा था कि मजदूरों के घर बनाने के लिए, मजदूरों के खाने पीने के लिए, मजदूरों के राशन के लिए 50 दिन के बाद जब लाखों प्रवासी मजदूर बेचारे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंच जाते हैं, बिना पैसे के, भूखे प्यासे, रहने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं, सामाजिक संकट भी आ गया कि घर से दूर बैठे हुए हैं, और आर्थिक संकट भी आ गया कि जेब में पैसे नहीं है। तो इस बीच में जो उनको मदद चाहिए थी, जैसी सरकार की तरफ से एक रिलीफ मिलना चाहिए था उनको, आप चाहे
थोड़े ही पैसे की उनको नगद मदद करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तो वो मदद मिलनी चाहिए थी उनको। उससे क्या होता कि एक तो उसका विश्वास और भरोसा बढ़ता, और दूसरा ये जो माइग्रेशन हो रहा है इतनी तेजी से, उस माइग्रेशन पे भी कहीं ना कहीं रोक लगती। तो उस तबके को कहीं मदद नहीं मिल पाई। आपने अभी भी पैकेज में मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं कि आपने फोकस करा है ज्यादातर कर्ज पे, ऋण के ऊपर फोकस कर रखा है, जो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, इमीडिएट जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए, तो वो चीजें नजर नहीं आ रही है। सब चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि आप इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिल रही है, आपको बैंक सेक्टर में छूट दे दी गई है, या और कर्मचारियों को छूट दे दी गई है कि 15,000 रुपए का जिस कर्मचारी का वेतन होगा और 100 से कम वर्कर्स की जो इंडस्ट्री होगी उसका प्रोविडेंट फंड जो है कुछ समय तक सरकार दे देगी। जो अंशदान फैक्ट्री की तरफ से जाता था, एम्प्लॉइज की तरफ से जाता था, वो सरकार दे देगी। आपने ये तमाम चीजें की हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस मामले में बिल्कुल दिल खोल कर कि जो दिल्ली की सरकार है, जो केजरीवाल की जो सरकार है, मैंने देखा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा फोकस जो है उसने समाज के कमजोर तबके पे किया। उन्होंने सबसे पहले जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या 3 व्हीलर वाले हैं, उन्होंने देखा इनका काम बंद हो गया, सबके अकाउंट्स में उन्होंने लगातार जो है पिछले 2-3 महीने से 5-5 हजार रुपए का पैकेज डाला। उसके बाद उन्होंने जो मजदूर तबका है, मजदूर तबके की भी उन्होंने आकार दायरा इतना बड़ा बना दिया कि मजदूर के साथ इलेक्ट्रीशियन हो गया, बढ़ई हो गया, लगभग 11-12 ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो डेली अपने मेहनताने के ऊपर जो है अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन सब लोगों को उन्होंने उसमें क्लब करके कहा है कि भाई आप हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन कराइए, अगर आप दिल्ली के अंदर काम करते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपए जाएगा। ये अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल भी और मई भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को जो है इस समय इस तरह की मदद चाहिए थी, कम से कम जो समाज का कमजोर तबका है उसको सीधी मदद चाहिए थी। आपने दाल रोटी का, गेहूं का कह दिया, आपने अनाज, सस्ते अनाज की बात कह दी कि राज्य सरकारें देगी या केंद्र सरकार भी देगी। खाली दाल रोटी से तो काम नहीं चलता। जब आप परिवार चलाते हैं तो और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको चाहिए, और जो नीडफुल चीजें हैं वो तो आपको चाहिए, और वो बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। जब मेरे पास जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो कुल मिला के कि जिस रूप में, जिस समय पर जैसा ये पैकेज आना चाहिए था, वो उस तरह का पैकेज नजर नहीं आ रहा। अभी बड़े लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन लोगों को, दूसरे लोगों को जरूर इससे मदद मिलेगी, लेकिन जो कमजोर तबका है उसको जिस समय पर जैसी मदद मिलनी चाहिए थी वैसी मदद इस सरकार की ओर से नहीं मिली है। मैं धसमाना जी के पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा इनके जो पैकेज है, क्या कोई भी अच्छी चीज नहीं नजर आ रही आपको सरकार के पैकेज में? सुजाता, देखिए, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसी उम्मीद हमको माननीय प्रधानमंत्री जी से थी, और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्तमान में जो हालात हैं जिनके कारण देश के करोड़ों करोड़ों गरीब लोग, मजदूर लोग घबराहट में, रोजगार खोने की वजह से घर में और जहां वो रहते थे वहां पर उनके पास अनाज नहीं था, उनकी जेबें खाली हो गई थी। जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर मूवमेंट इस समय गरीब आदमी का और मजदूर का इस समय हुआ है, मैं समझता हूं कि देश के बंटवारे के समय 1947 के अलावा इतना बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड कभी नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर कोई प्रांत ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत से लेकर के, उत्तर भारत से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के कटक तक। आज हमारे यहाँ चमोली जनपद में जम्मू का एक लड़का फंसा हुआ था, उसके बारे में मुझे कहीं से सिफारिश आई, मैंने उससे संपर्क किया। मैं कहना ही चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कोई प्रांत बचा नहीं। इतना बड़ा मूवमेंट कभी भी लोगों का जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, इतना देश के बंटवारे के अलावा कभी नहीं हुआ। और देश के बंटवारे के समय भी दक्षिण भारत बचा हुआ था, कई प्रांत ऐसे थे जहां नहीं हुआ मूवमेंट, लेकिन इसमें दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पहाड़ हो, मैदान हो, पूरे देश में इस समय सड़कों में, रेल की पटरियों में करोड़ों करोड़ों लोग घबराए हुए, परेशान इस समय जिस तरह जा रहे हैं, और जो दुखद समाचार रोज मिल रहे हैं, रेल की पटरियों में 16 लोगों के चीथड़े उड़ जाने से लेकर के आज भोपाल में और मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से मजदूर कुचले गए हैं,
ऐसी घटनाएं, प्रसव गर्भवती का सड़क पे हो जा रहा है और वो उसके 2 घंटे बाद कई 100 किलोमीटर चलने को मजबूर है। मैं समझता हूं कि बंटवारे के समय भी इतना ज्यादा इस तरह का दर्दनाक मंजर कभी नहीं हुआ। ऐसे वक्त में जो हम उम्मीद करते थे, और आपको पता है कि इसके बारे में बेशक मजाक उड़ाई गई हो, लेकिन पहले दिन से कांग्रेस ने रचनात्मक सहयोग की बात पूरे देश के सामने करी। सोनिया जी ने पहली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ऑफर किया खुला कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम केंद्र की सरकार के साथ हैं, हम देश की तमाम राज्य सरकारों के साथ हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी से लड़ने का समय नहीं है, हमको सहयोग करना है, हमको साथ चलना है। और उन्होंने 2 जो बड़े विद्वान अर्थशास्त्र के अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन, उनके साथ जो आपस में पूरे देश के सामने जो उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने देश की हालात के बारे में, कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, कैसे ये जो मजदूरों का इतना बड़ा पूरा देश के अंदर सड़कों पर मेला लगा हुआ है और चल रहे हैं परेशान, कैसे उनकी हालत से हम लोग उनको मदद कर पाएंगे, इंडस्ट्री जो खत्म हो रही है, व्यापार जो बिल्कुल पटरी से उतर गया है, तमाम इन विषयों पर उन्होंने बड़ी गंभीर बात करी। लेकिन हमें अफसोस है इस बात का कि उनकी बात को गंभीरता से लेने की जगह उनकी मजाक उड़ाने लगे। उनकी बातों को जिस प्रकार से मखौल के वातावरण में रूलिंग पार्टी सरकार के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने, उनके मंत्रियों ने जिस प्रकार से टिप्पणियां करी, वो अशोभनीय था। ये समय देश को साथ चलने का था। पक्ष विपक्ष, पार्टीबाजी, ये तमाम चीजें अलग रख करके हम सबको साथ चल करके इस मुकाबले, इस मानवता के खिलाफ जो इतना बड़ा पूरे दुनिया में चुनौती खड़ी हुई है, इसमें हम सब लोगों को साथ चलने की उम्मीद करते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी किसकी है, देश का नेतृत्व जो इस समय कर रहा है, देश की सरकार जिनको चुन करके जिनको लोगों को बैठा रखा है, उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सब लोगों को साथ लेकर के चलते। लेकिन शुरू से जब से कोरोना की महामारी आई, मैं राजनीतिक टिप्पणियां इसमें बहुत कम करूंगा, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार रहा, जिस प्रकार का आचरण सरकारी दल का रहा, वो मुझे लगता नहीं कि वो कोरोना से लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। वो इस देश के अंदर सांप्रदायिक आधार पर जो काम इलेक्शन में होता है, वो कोरोना के संकट काल में उस काम को कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आपने इकोनॉमिक पैकेज की बात करी, हम जैसी उम्मीद कर रहे थे, ये जो आपने बचपन में वो खाया है, एक आता था मिठाई, रावत जी, गुड़िया के बाल बोलते थे उसे, गुड़िया के बाल भी कहते थे, बुढ़िया के बाल, बड़ा अच्छा रंगीन होता था, लाल भी होता था, गुलाबी भी होता था, अलग अलग रंग में वो आदमी अपने कंधे पर रख करके लाता था और पूरा बच्चे बड़े आकर्षित होते थे उससे। मुंबईया मिठाई भी कहते थे। हाँ, गुड़िया के बाल, हाँ, खाया आपने कभी गुड़िया के बाल? कितने सुंदर लगते थे वो, लेकिन जैसे ही उसे मुंह में रखो गुड़िया के बाल को, वो गायब हो जाते थे। ये इकोनॉमिक पैकेज वो गुड़िया का बाल है, बहुत सुंदर। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 20 लाख करोड़ 6 बार, 34 मिनट की भूमिका में 3 मिनट की जो बात थी वो 34 मिनट में कही गई, और उसमें 20 लाख करोड़ पे ऐसा एम्फेसिस किया गया, ऐसा उसको बार बार बोला गया। वो लोकल और वोकल तो बातें सारी उसके साथ सब्सिडीज थी, लेकिन 20 लाख करोड़, देखिए ये जो पूरा पैकेज है, अगर आप इसका पोस्टमार्टम करें, सुजाता जी ने पूछा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जब 20 लाख करोड़ कहा, मेरे बिल्कुल रोम मेरा खड़ा हो गया। मैंने कहा तो कमाल कर दिया था। और जीडीपी का 20%, बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को सुन करके। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम पूरे अर्थशास्त्रियों ने किया, तो साहब उसमें 1,70,000 करोड़ रुपया जो पहला घोषणा थी वो भी शामिल। फरवरी से लेकर के और आज की तारीख तक जो रेपो रेट घटाया आरबीआई ने, मालूम है आपको कितना है?
कहाँ आता है टोटल उसका? 8.5 लाख करोड़। जो रेपो रेट में जो इकोनॉमिक तमाम जो गतिविधियां आरबीआई की हुई, जो कंसेशन हुए, जो रेपो रेट घटाया गया, 8.5 लाख करोड़। तो 8.5 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़, और उसके बाद जो एमएसएमई में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। आप इस समय ये आप नोटबंदी की बात करते हैं, ये जो आपने पैकेज आज दिया है, हालांकि मैंने कहा आपको ये ऐसा उसका आंकड़ों की बाजीगरी की गई कि उसमें जितना अब तक का पूरा अगर आप लगा ले हिसाब किताब, तो 14 लाख करोड़ रुपए तो पहले ही जो सारी घोषणाएं हो चुकी हैं उसमें शामिल है। अब 6 लाख करोड़ बाकी बचा। 6 लाख करोड़ में करीब 3.5 लाख करोड़ का कल उन्होंने पिटारा खोला, जो एमएसएमई में और तमाम चीजें बोली। ये आप इकोनॉमिक पैकेज अगर नोटबंदी के बाद घोषणा करते, जिस समय आपने पूरा बर्बाद कर दिया, एमएसएमई को तबाह कर दिया, छोटे उद्योग को, माइक्रो उद्योग को, जिस समय क्योंकि हिंदुस्तान की 86% जो इकोनॉमी थी वो कैश ट्रांजैक्शन में चलती थी, नगद पे चलती थी। आपने जब अचानक नोटबंदी करी तो उससे पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी और जो छोटा उद्योग था, जो छोटा काम करने वाला व्यक्ति था, जो छोटा व्यापारी था, वो नगद काम करता था, आपने उस समय बर्बाद कर दिया उसको। उस समय अगर आप ये इकोनॉमिक पैकेज आप उस समय घोषित करते तो समझ में आती थी बात। लेकिन आज की तारीख में जब वैश्विक एक इतनी बड़ी महामारी चल रही है, हमारे मजदूरों के लोथड़े उड़ जा रहे हैं, हमारे मजदूर गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं, गर्भवती महिला प्रसव कर दे रही है सड़क पे, और उसके बाद उस बच्चे को लेकर के 2 घंटे बाद ही कितना चल रही है, कितने 100 किलोमीटर चल रही है। कैसी दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने हैं। अभी कोहली साहब कह रहे थे कि मजदूरों के लिए कुछ किया है। पता है आपको क्या किया मजदूरों के लिए? इस देश में एमएसएमई की बात आप कर रहे हो, गडकरी साहब की मैं साइट पे देख रहा था, अगर उनका हिसाब ही मान ले तो 11 करोड़ मजदूर इन एमएसएमईज में काम करने वाले हैं, और पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपया कल रात को जब हल्ला हुआ, पोस्टमार्टम हुआ सीतारमण जी के घोषणाओं का, उसके बाद पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। आप जरा लगाइए, आप 11 करोड़ मत मानिए, आप 10 करोड़ ही मान लीजिए। 1,000 करोड़ अगर 10 करोड़ लोगों से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हिस्से में आया? 100 रुपया। 100 रुपया पीएम केयर फंड से 100 रुपया, वो जो हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजदूर मजबूर है, जो रेल की पटरियों में कट जा रहा है उस रोटी के लिए, उस पेट के लिए, उस मजदूर के हिस्से आया 100 रुपया। क्या आपने क्या तमाशा किया? ये इस समय आप केवल अपने को फिर उसी प्रतिस्पर्धा में आप आ गए। आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, आप गरीब के बारे में नहीं सोच रहे। आपने जो पहली घोषणा करी कि 3 महीने का राशन हम फ्री देंगे, सुजाता जी मैं आपको बताना चाहता हूं, देहरादून का बता रहा हूं मैं, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए। देहरादून में अगर एनजीओज, अगर स्वयंसेवी संगठन, अगर नीरज कोहली, सूर्यकांत धस्माना, सुजाता पॉल, रावत जी, अगर हम जैसे लोग बस्तियों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के लोगों को राशन नहीं देते तो देहरादून जैसी जगह में भी भूखे मरने की नौबत आ जाती। लॉकडाउन 1 से आज तक, आज की तारीख तक मैं लगातार रोज राशन बांट रहा हूं। मैं प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं होगा। आज मैंने शास्त्री नगर के लोगों को राशन दिया, कल मैंने इसी तरह से कभी कोलागढ़ जा रहा हूं, कभी मैं रायपुर जा रहा हूं, कभी मेरे पे गढ़वाल से फोन आ रहा है कि हमारे लोग नेहरू ग्राम में फला जगह फंसे हुए, उनके पास राशन नहीं है। आज मेरे पास अनुग्रह नारायण सिंह जी का फोन इलाहाबाद से आया कि चमोली जनपद में वहां पे परेशानी है, हमारे कुछ मजदूर हैं वहां पे, तो उनको मैंने वहां पर फोन करके राशन पहुंचवाया। ये तमाम जनता के लोग अगर इस समय खड़े न होते तो सरकार के भरोसे रहते तो आज लाखों लोगों की मौत इस देश के अंदर भूख से भी हो जाती। कुचले जा रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन आपको केवल अपना प्रचार चाहिए, लोकल को वोकल। अरे लोकल को वोकल महात्मा गांधी ने जब इस देश के अंदर स्वदेशी का आंदोलन चलाया,
तो सबसे पहले अपना सूट जलाया, अपना सूट जलाया कि नहीं जलाया? लंगोट में आ गए। महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फकीर बोला गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वदेशी जब चलाया तो उन्होंने अपना विदेशी जो कपड़ा था, अपना सूट था, अपना बैरिस्ट्री में जो पहना करते थे, सबसे पहले उसकी होली जलाई, तब जाकर के स्वदेशी की बात करी। आप लाखों रुपए की घड़ी पहने, आप चश्मा सूर्य ग्रहण देखें, बढ़िया चश्मा लगा करके जर्मन, आप गाड़ी में चले मर्सिडीज, BMW, और देश के लोगों को बोले लोकल, लोकल को वोकल, लोकल को वोकल। पहले अपनी BMW में आग लगाओ, अपनी मर्सिडीज में आग लगाओ, अपना 10 लाख रुपए का जो सूट पहनते हो जिसमें लिखा रहता है आपका नाम, उस पर आग लगाओ। जो घड़ी पहनी रहती है उसको उतारो, HMT की घड़ी पहनो, टाइटन की घड़ी पहनो। जो आपने चश्मा जर्मन का पहना है पहनो ना, वो जो देसी सड़क में खड़ा लेकर के रहता है 50 रुपए वाला चश्मा, उसको पहनो, तब लोकल का वोकल होगा। अपने आप घूम रहे हो मर्सिडीज में, BMW में, अपने आप घड़ी पहन रहे हो लाखों रुपए की, और देश की जनता को कह रहे हो लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। कैसे होगा? आप तमाशा क्यों कर रहे हो? इस महामारी के दौर में तमाशेबाजी क्यों कर रहे हो, ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? देश की जनता इस समय रोटी मांग रही है, मजदूर अपना हक मांग रहा है। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए सुजाता जी, उत्तराखंड में आज अभी आते हैं जी, उत्तराखंड पे अभी आते हैं। ये सारा जो तमाशा है, ये प्रचार का तमाशा हो रहा है। यहाँ कोरोना से थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ 2024 की तैयारी करने लग गए। 2024 में कैसे आएगी? तो इसलिए मैं आखिरी अपनी इस वाली टिप्पणी में अपनी लास्ट बात कह रहा हूं कि आपने केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम इस 20,000 आप बोलते ना 2 लाख करोड़ कर रहे हैं, आप बोलते 4 लाख करोड़ कर रहे हैं, हम कहते कम हो गया, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फ्रॉड हो गया। लेकिन ये 20 लाख करोड़ ये फ्रॉड है, ये जुमला है, 15 लाख की तरह जुमला है। आज 20 लाख करोड़ बोला, उस तरह का जुमला है जैसे 15 लाख बोला था। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से राशन कार्ड की बात हो रही है, ये राशन कार्ड वाली जो स्कीम है, ये मार्च 2021 तक 100% पोर्टेबिलिटी की बात आज निर्मला सीतारमण जी ने करी है। परंतु आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, थोड़ा पीछे जाए तो रामविलास पासवान जी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि जून 2020 तक ये पूरा हो जाएगा, बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने ऐसे समय में इसको अगले साल तक एक्सटेंड कर दिया। 2 महीने का मुफ्त राशन एक परिवार को, जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, एक परिवार को 1 महीने 5 केजी पर पर्सन अनाज मिलेगा। और जानते हैं इसके अलावा क्या मिलेगा? 1 किलो चना हर परिवार को, एक परिवार को 1 किलो चना। अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज तो मिल जाएगा, पर चना मिलेगा 1 किलो। ये असंवेदनशीलता है या नहीं, ये भी देखने की बात है। अगर हम बात करते हैं कम रेंट पर आवास की, तो ये कम रेंट पर आवास कौन बनाएगा? सरकार नहीं, PPP मोड पर बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट PPP मोड का है। फौरन राहत तो नहीं मिलने वाली, लोग चल चुके हैं अपने जगहों से अपने घरों की ओर। इसमें जो प्राइवेट बिल्डर्स आएंगे वो भी सरकार से परमिशन लेकर इसे बना सकते हैं। तो ये वाला जो स्कीम इनका है, ये है क्या, ये करना क्या चाहते हैं, ये यही जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही, और मैं आपको बताऊं मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनता समझे कि असलियत है क्या। पुरानी स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड रामविलास पासवान ने अनाउंस किया, उसी को आज दोबारा अनाउंस किया गया। कम रेंट पर आवास, ये एक मजाक है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर इसमें फायदा उठाएगा, वो परमिशन लेकर बनाएगा। ये सरकार आपके लिए नहीं बना रही साथियों। तीसरी चीज, रेहड़ी पटरी वालों के बारे में कहा गया, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तो रजिस्टर्ड हैं, जिनको 10,000 का कर्जा दिया जा सकेगा बिना कोलैटरल की बात आ रही है। 10,000 का ये जो अमाउंट है, अगर इन लोग को मिल जाता है रेहड़ी पटरी वालों को जो रजिस्टर्ड है, यानी कि 50 लाख। हमारे देश में केवल 50 लाख लोग हैं रेहड़ी पटरी वाले? नहीं, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके बारे में
कुछ नहीं कहा गया। अनुराग ठाकुर ने आज प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के बारे में बहुत कुछ कहा और बताया कि ये बात कर रहे हैं शहरी मजदूर और प्रवासी शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों के बारे में। परंतु हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अपने संबोधन में इनका जिक्र तक नहीं किया। जी हाँ, इनका जिक्र तक नहीं किया। ये न्यू इंडिया है मोदी जी का। 6 मजदूर आज उत्तर प्रदेश में मर गए, 8 गुना में मर गए। तेज रफ्तार से चलती गाड़ियां, हाईवे पे चलते हमारे गरीब भाई बहन, और हमारी आंखों से उड़ा हुआ चैन, नींद। आपको याद होगा कि मोदी जी की बात बता रही हूँ, ये 20 लाख करोड़ की बात के साथ साथ एक आरटीआई के तहत ये पता चला है। आपको याद है ना वो भाषण मोदी जी का, बताओ कि कितना दूं बिहार को? 30 करोड़, 20 लाख करोड़ दूं, 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70, 80, 90, 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ बिहार को अभी तक नहीं मिला, रिलीज नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जय सिंह रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, असली मुद्दा है क्या? असली मुद्दा क्या ये नहीं है कि लोगों की पॉकेट में पैसा जाए, तो गवा चुके सब कुछ। और क्या सरकार कुछ ये पूरी स्कीम के तहत क्या कुछ कर रही है? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में, पूरे देश के लोगों के बारे में? उसके बाद उत्तराखंड पे आती हूँ, जो सड़कों पे चल रहे हैं, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, जिनके बच्चे साइकिलों पर बांधे हुए लिए जा रहे हैं। जो एक आदमी की तस्वीर मैंने डाली आज वीडियो, उसका एक पैर नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी और किसी तरह वो साइकिल चलाकर एक पैर से शुरू कर देता है, एक लकड़ी रख के स्टार्ट करता है और चल पड़ता है। जानते हैं किसी ने कमेंट क्या किया? किसी ने लिखा वहां पर कि बहुत दुख हो रहा है देखकर, परंतु इस हालत में भी, एक टांग ना होते हुए भी, इसे 2 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये असंवेदनशीलता कहाँ से आ गई हमारे अंदर? भारत तो इतना असंवेदनशील कभी नहीं था। ये 1947 नहीं है, वो अलग मसला था। यहाँ तो आज मैं रवीश कुमार को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हर सीमा सरहद बन गई है। क्या कहेंगे जय सिंह रावत जी इन मजदूरों के हालात पर? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये महामारी विदेश से कौन लेके आया? मजदूर तो नहीं लेके आया। और जो हवाई जहाज में आने वाले जाने वाले सब है, बाकी जो समाज का तबका है, वेल ऑफ है, वो तो रिकवर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन असली मार तो मजदूर पर पड़ रही है, उसके किसान पर पड़ रही है, गरीब पर पड़ रही है, उसका कंसिडरेशन कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि अभी बात हो रही है कि साहब ये मजदूरों के खाते में, अरे वो मजदूर वो जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है उसके खाते में चला जाएगा। संगठित क्षेत्र के मजदूर के पास तो प्रोविडेंट फंड भी होता है और सारे बाकी वो कुछ कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन बाकी लगभग 90% जो मजदूर है वो असंगठित क्षेत्र में है, मैक्सिमम वही है जिसका उसके बारे में क्या हो रहा है, उनको कैसे किया जाएगा? समस्या तो उनकी है। बदहवासी। धसमाना जी ने भी कहा कि इतनी देश में ऐसा मूवमेंट, ऐसी बदहवासी लोग, जनसंख्या का इस तरह पहले, उसके बाद 1947 के बाद अब हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोच आपकी आवाज चली गई है। ये फायदा जय सिंह रावत जी, आपके पास में आती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीरज कोहली जी, ये जो सड़कों पे लोग चले जा रहे हैं और सरकार इनकी तरफ कितना ध्यान दे पा रही है? क्या
जो आर्थिक पैकेज की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तमाम लोग अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी मतलब ना तारीफ के पुलिंदे बांध रहे हैं कि क्या कर दिया मोदी सरकार ने। कोरोना महामारी के समय में मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी की सरकार ने ये कर दिया, ये आप बार बार सुनेंगे। क्या मोदी जी की सरकार ने सचमुच में ऐसा कुछ किया है कि ये जो सड़कों पे लोग हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने अपने संबोधन में एक शब्द तक नहीं कहा, आप मुझे बताइए कि क्या उनके लिए कुछ भी है? ओली जी। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैंने शुरुआती दौर में ये कहा कि सबसे समाज का सबसे कमजोर तबका दिहाड़ी मजदूर जो हमारा लेबर क्लास है वही है। और सरकार को ये मालूम है, अब तो आज 50 दिन हो गए, जब शुरुआती दौर में आप कुछ दिन आगे बढ़े लॉकडाउन में, तो सरकार के पास सारे डाटाज हैं, पूरे आंकड़े हैं कि कितने हमारे पास संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और कितने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। और अगर इंडस्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, तो इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वापस लौट जाएंगे अपने घर। इनकी क्या स्थिति होने वाली है, ये सारी कंडीशंस जो हैं सरकार के सामने थी, सारी फिगर सरकार के सामने थी। तो सरकार को समय रहते इस पर कहीं ना कहीं फैसला करना चाहिए था, कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था कि ताकि सबसे पहले समाज के इस वर्ग को, क्योंकि बाकी लोग तो जो मिडिल क्लास वर्ग है या व्यापारी है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री वाला है, जितने भी इस सबके से ऊपर के वर्ग है, कैसे न किसी तरीके से अपना सर्वाइवल कर लेंगे, तो स्ट्रगल करके, संघर्ष करके कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं या अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संकट इसी वर्ग के लिए था। और दसमाना जी की बात को मैं और थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूं कि दसमाना जी ने भी देहरादून की बात करी या उत्तराखंड की बात करी। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूं कि देहरादून और उत्तराखंड में तो हमारे तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठन और दसमाना जी जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने एक राजनीतिज्ञ से अलग हटकर एक मतलब बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। बहुत तमाम हमारे लोग हैं दसमाना जी जैसे, जिन लोगों ने बहुत आगे फ्रंट लाइन पे आके काम करा। पूरे देश भर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो अपने मित्र लोग हैं, जो अपने जानने वाले लोग हैं, तमाम रिपोर्ट्स आती थी। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मैडम 1,60,000 लोगों का लंगर प्रतिदिन बन रहा है, प्रतिदिन, यानी कि 16 से 17 लाख रुपए उस लंगर पे रोज खर्चा आ रहा है। एक गुरुद्वारे की बात बता रहा हूं मैं। इसी तरह से निरंकारी भवन है, इसी तरह से राधा स्वामी सत्संग भवन है। ये तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। हर छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के, बल्कि मैं कहूंगा सरकार से 10 कदम आगे बढ़कर कोरोना की लड़ाई में वो साथ दिया कि शायद दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लोग, ये धार्मिक संस्थाएं, ये हमारी सामाजिक संस्थाएं और इस तरह के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता या और दूसरे लोग फ्रंट लाइन पे आके सरकार के साथ खड़े ना होते, तो वाकई में हमारे देश की वो स्थिति होती, शायद उस स्थिति का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कुछ होने के बावजूद भी तब भी हम देख रहे हैं कि मजदूरों की क्या स्थिति है, मजदूर किस तरीके से अपने घर लौट रहे हैं, प्यासे हैं, खाना नहीं खाया हुआ, बच्चे अपने दूर हैं, जेब में पैसा नहीं है। मैं अभी कल परसों एक चित्र देख रहा था, कहीं पर एक बुजुर्ग लेडी है, अपने परिवार के साथ पंजाब से कहीं मूव कर रही है, बिहार की तरफ पैदल पैदल चल के जा रही है। और रास्ते में जब कुछ लोग उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बताती है कि 170 रुपए मेरे पास जेब में है, इस 170 रुपए में मुझे पूरा रास्ता तय करना है। वो भी साथ में जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए बचा के रखे हुए हैं, ताकि रास्ते में भूख लगे या प्यास लगे तो बिस्कुट के पैकेट मैं कम से कम खरीद लूंगी, इन बिस्कुट से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा, हम अपना तो जीवन यापन अपना तो जैसे भी हम कर लेंगे। तो इस तरह की घटनाएं देख देख के, इस तरह की त्रासदी देख देख के तो मन को बड़ा कष्ट भी होता है कि और किसी के लिए ना करती सरकार, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए आप पैकेज बाद में लाते, लेकिन इनके लिए शुरुआती दौर में ही आपको कुछ ना कुछ सीधी आर्थिक मदद, मैं कह रहा हूं कि सीधी आर्थिक मदद बैंक में आपको कुछ ना कुछ इनके लिए इंतजाम करना चाहिए था कि बैंक में आप कुछ ना कुछ इनके लिए पैसा डालते। फिर दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने कहा, दिल्ली की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम करा, जो बेस्ट एफर्ट दिल्ली की सरकार ने किए हैं, जो मैं रोड मैप उनका देख रहा हूं, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है समाज का नीचे का तबका है। हालांकि हो सकता है उन्होंने भी ये निर्णय थोड़ा विलंब से लिया हो, लेकिन फिर भी उनका निर्णय जो है बहुत अच्छा निर्णय रहा है। इसी तरह से मैं आज देख रहा था कि कनाडा की जो सरकार है उसने प्रत्येक व्यक्ति को जो है
प्रति सप्ताह $500 देने की बात की, नगद $500, ताकि जब तक लॉकडाउन है आपको यानी कि $2000 प्रति माह मिलेगा, आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। मैं मान रहा हूं कि हम अपने देश की तुलना कनाडा से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें यहाँ मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्यता है या जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार, उस सामर्थ्यता के अनुसार तो हम कम से कम इस तबके की तो मदद कर सकते थे। तो वो जी मदद जो है नजर नहीं आई। अब आप रिलीफ पैकेज लेके आए, उस रिलीफ पैकेज में भी जो सीधा डायरेक्टली मदद वाली बात है वो कहीं नजर नहीं आती। खाद्यान्न की बात कही आपने, सस्ते खाद्यान्न की बात कही, वो सरकारें पहले भी देती आई थी, वो सरकारें, राज्य सरकारें भी दे रही हैं, आप भी मदद कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है। लेकिन इसके अलावा आपको आर्थिक मदद देनी चाहिए थी, सीधी मदद उनके खाते में जाती, वो मदद आपको जरूर देनी चाहिए थी। और अगर आपने दी होती तो शायद आज जो देश में हालात हैं, जो लेबर तबके के हालात हैं या जो मजदूर के हालात हैं, करोड़ों करोड़ों मजदूर जो प्रवासी होकर अपने घर लौट रहे हैं, वो स्थिति ना होती। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है इस रोड मैप को, इस रणनीति को सही तरीके से कर पाई, मैनेज नहीं कर पाई। जी जय सिंह रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, और साथ में एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से सड़कों पे लोग चले जा रहे हैं और उनके उनके पॉकेट में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए था और नहीं आया, क्या ये नहीं कर सकती थी सरकार? क्या ये पॉसिबल है कि सरकार कर नहीं सकती? भाई जो सरकार का टॉप अफसर है राज्य सरकार का, वो ग्राम पंचायत लेवल तक कनेक्टेड है। पार्षद हो, शहरों में ग्राम पंचायत हो, क्या सब कनेक्टेड नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता था कि डेटा तैयार कर लिया जाता? हमारे पास तो इतना वक्त था 40 दिन का लॉकडाउन, क्या ये नहीं किया जा सकता था? जी देखिए, ये जो है 1918 में आया था उस, लेकिन 100 साल के बाद ये मुसीबत आ रही है, तो लगता है सरकार अपनी तरफ से अब तो कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं सब, लेकिन जो तैयारियां उस समय होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाता। वजह कि आपने 8 बजे शाम को घोषणा कर दी कि 12 बजे बिल्कुल लॉकडाउन, तब आपने सोचा नहीं कि करोड़ों जो मजदूर है वो आ जाएंगे, बात व्यवस्था कैसे होगी, ये आज आप सोच रहे हैं कि अब चला रहे हैं। ये तो आपने मना कर दिया था, ट्रेनें नहीं चलेगी, जो जहाँ है बिल्कुल वही रहेगा, उसके बाद सारा रुक गया था। धस्माना जी, आपके पास आना चाहूंगी। फिर वही सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जब सरकार कहती है कि लोगों की, मतलब ये क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये उनका ह्यूमन बिहेवियर था जो उनको इन सड़कों पे ले गया, ये अपने घरों की तरफ जाने लगे। हम तो, मतलब ये बात इतनी क्लियरली तो उन्होंने कही नहीं, उन्होंने कहा हमने सब कोशिश करी थी। मतलब आप इसको कैसे लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी रावत साहब ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि आपने अचानक जिस प्रकार से आप इस देश में एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहेंगे? आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया नोटबंदी का, आपने उसमें लोग मरवा दिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरवा दिया। उस दिन, जिस दिन इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने केवल 2 शब्द कहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बोलते कम है साहब, मौनी बाबा उनका नाम रख दिया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके बोलने पे असर होता है। उन्होंने कहा था 2% हमारा जीडीपी नीचे जाएगा, और आपने देखा कि उसका असर हुआ, 2% जीडीपी सीधा नीचे रुका। आज आप देश के साथ इतने बड़े पूरे वैश्विक स्तर पर जो महामारी है, आपने शुरू से गलतियां करी, शुरू से, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको बहुत लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपने शुरू से गलती करी। जिस समय 30 जनवरी को इस देश के अंदर पहला केस रिपोर्ट हुआ था, तब से अगर आपने सतर्क हो जाते, आप जो जहाजों में भर भर करके कोरोना को हिंदुस्तान लाए, वो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका क्वारंटीन करने का इंतजाम, उनका टेस्ट करने का इंतजाम अगर आप ठीक से करते तो वो इस प्रकार से देश में नहीं फैलता। उसके बाद आपने नमस्ते ट्रंप कर दिया। आपको तो शौक है, बराक बोलने का शौक है, ट्रंप बोलने का शौक है, तू तड़ाक करने का शौक है,
भैया ठीक है आपका शौक है, लेकिन आप हमारे देश के साथ क्यों ये मजाक कर रहे हो? 6,000 लोगों को लेकर के अहमदाबाद का क्या हाल है साहब? 10,000 पहुंचने वाला है आज। आज 10,000 की संख्या गुजरात में संक्रमित लोगों की पहुंचने वाली है। अहमदाबाद में हालत खराब, सूरत में हालत खराब। जिस जिस जगह ट्रंप गया, आगरा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रंप जहां जहां गया वहां वहां हालत ज्यादा खराब है। तो आपको नमस्ते ट्रंप करने की क्या जरूरत थी? नमस्ते ट्रंप आपने कर दिया। उसके बाद 1 महीना मध्य प्रदेश सरकार का ऑपरेशन करना था, आपने उस सरकार को गिराना था, तब आपने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और करते 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 साहब 16 मैं समझता हूं कि 23 मार्च को शपथ हुई वहां मध्य प्रदेश में, और 17 मार्च को राहुल गांधी की मजाक उड़ा रहे थे इनके केंद्रीय मंत्री, और इनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि इनको अपनी नानी के यहाँ चले जाना चाहिए, इनको बहुत डर लग रहा है। ये मास्क पहन करके हिंदुस्तान की जनता के अंदर डर बैठा रहे हैं। आज क्या हालत है? तो इन्होंने शुरू से उसको सीरियसली नहीं लिया। और आज जब हम इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझको अफसोस इस बात का है कि आज की तारीख में भी आप अपनी जो नेटवर्क लार वाली जो हरकतें हैं, लोगों के अंदर जो आपके अंदर प्रचार की भूख है, जो आपके अंदर भाषण की भूख है, जो आपके अंदर पूरे प्रचार नहीं कहूंगा, दुष्प्रचार कहूंगा मैं। और अभी आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया में जरा आप पोस्टमार्टम करिए, बिल्कुल उल्टा है साहब, बिल्कुल उल्टा है। वो कह रहे हैं 20 लाख करोड़, उधर से मजदूर कह रहा है 40 लाख करोड़। वो कह रहे हैं क्या मजाक है? उसका शुरू किसने किया भाई? ये चल रहे हैं पूरा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में आप, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ऑल द टाइम कैन नॉट फूल। आप ये सोचो कि आपके भाषण से 34 मिनट का भाषण जो आपने इतना लच्छेदार दिया, 6 बार आपने 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, 1 घंटे बाद देश के अर्थशास्त्रियों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया कि 14 लाख करोड़ की तो पहले ही घोषणा हो रखी, जो आपने इसमें इंक्लूड कर दी है साहब। अब 6 लाख करोड़ में देखते हैं क्या क्या होता है। आप जो बात कह रहे हैं कोहली साहब, इस समय जो जरूरत थी, जो सड़कों पे गरीब मर रहे हैं, क्यों नौबत आई है? अगर आपने गंभीरता से पहले लिया होता तो आज अगर मजदूर को ये मुतमईन मजदूर होता कि मुझे जहां मैं हूं वहीं मुझे खाना मिल जाएगा, वहीं मुझे राशन मिल जाएगा, मेरा रोजगार नहीं छिनेगा, तो क्यों भागता वो? महाराष्ट्र से मजदूर भाग रहा है बिहार, महाराष्ट्र से मजदूर भाग रहा है उत्तर प्रदेश, सूरत से मजदूर भाग रहा है उड़ीसा, गढ़वाल से मजदूर भाग रहा है जम्मू। मतलब देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा, मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के काम हैं। सब लोग एक दूसरे पूरे देश के अंदर काम करने जाते हैं, और काम करने जो जाते हैं उनको हम प्रवासी बोलते हैं। आज जो प्रवासी मजदूर पूरे देश के अंदर, देखिए गढ़वाल में और उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड में इसलिए आ रहा हूं कि जितना 2 लाख लोग करीब जो रजिस्टर्ड हुए हैं, अगर आप उसका सर्वे करेंगे तो उसमें आपको 65% ऑफ द पर्संस हु आर कमिंग टू उत्तराखंड, वो आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के मिलेंगे, वो आपको शेफ मिलेंगे, आपको कुक मिलेंगे, आपको स्टीवर्ड्स मिलेंगे। वो वीपीएस रावत थोड़ी आ रहे हैं उत्तराखंड वापस कोरोना की बीमारी में, अजीत डोभाल थोड़ी आ रहे हैं वापस उत्तराखंड में कोरोना की बीमारी में, अनिल धस्माना जी थोड़ी आ रहे हैं उत्तराखंड में कोरोना की बीमारी में। तमाम जो पहाड़ के लोग जो समृद्ध हैं, जो संपन्न हैं, वो थोड़ी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वो आ रहा है जिसके पास 1 हफ्ते बाद का राशन नहीं है, जिसके पास, जिसकी जेब में पैसा नहीं है और उसका रोजगार छिन गया है। होटल पिछले 55 दिन से बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, पूरा मॉल बंद है। तो ये जो मॉल्स में, जो रेस्टोरेंट्स में, जो होटल्स में जो कर्मचारी काम करते थे पहाड़ के लोग, आपको पता है कि गैती फावड़ा कम चलाते हैं, पहाड़ के लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज्यादा हैं। जितने लोग वापस आ रहे हैं, अगर आप उनका सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा 60 से 65% लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हैं।
अगर उनको ये भरोसा होता कि मैं गुजरात में काम कर रहा हूं, गुजरात से आपको पता है कितनी ट्रेन आ गई हैं, गुजरात से 1200-1300 कर करके वहां से हमारे जो लोग आ रहे हैं, वो सारे लोग गुजरात में रुक जाते। गुजरात तो देश का मॉडल स्टेट है साहब, मॉडल स्टेट। 5 बार मजदूरों ने सड़कों पे निकल करके प्रदर्शन किया है। देश के अंदर किसी राज्य में, किसी शहर में इतने प्रदर्शन नहीं हुए जितने प्रदर्शन सूरत में हुए। सूरत कहाँ है? कहाँ है सूरत? गुजरात में। और धसमाना जी एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अगर आप देखें तो अहमदाबाद में जिस प्रकार से पुलिस ने प्रताड़ित किया महिलाओं को, उनको पीटा, वो इफ्तार मतलब रोजा खोलने जा रही थी। मतलब आप अपनी पर्सनल लड़ाई जो है, पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं वहां पे उस समाज से, उस समुदाय से जिसको आपने सबसे पहले ब्लेम कर दिया था। आज जो देश में आंकड़े हैं उसमें क्या सरकार को अब ये नहीं, उस जो लिस्ट में इन्होंने जमात लिखा हुआ था, क्या ये जरूरी नहीं कि उसमें ये बताए कि कौन लोग कहाँ से आए हैं जो संक्रमित पाए जा रहे हैं? क्या ये जरूरी नहीं है? नहीं सुजाता, इस पे तो इसलिए कह रहा हूं कि वो तो बहुत पीछे छूट गया मुद्दा। अब तो असली मुद्दा आ गया। अब गरीब को कोई जो मजदूर कट रहा है, अब आप बताइए 16 जो कटे थे रेल के नीचे वो कौन थे? जो आज मुजफ्फरनगर में जो मरे हैं वो कौन थे? जो आज गुना में मरे हैं वो कौन थे? अब वो गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, अब हिंदू मुसलमान नहीं मर रहा है। अब वो कहानी पीछे छूट गई। वो कहानी इसलिए छूट गई, वो इसलिए कहानी सुजाता पीछे छूट गई कि अब मौलाना साद का जो ऑडियो और वीडियो था वो फॉरेंसिक लैब बोल रही है कि असली नहीं है। हाँ, मौलाना साद, मैंने आपके एक डिबेट में कहा था कि मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, और मैंने उस दिन भी कहा था कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। हाँ, कि केवल एक पूरे देश के अंदर अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इसको हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है। आज तो कोरोना जो अब आज 6 हमारे उत्तराखंड में नए रिपोर्ट हुए हैं, आज 78 पहुंच गई हमारी संख्या। और हमारे तो यशस्वी मुख्यमंत्री 1008 श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि 25,000 संक्रमित आएंगे। 25,000 इन्फेक्टेड, कोरोना इन्फेक्टेड, ये अखबार में छपा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड में आएंगे। ये उनका बयान है, उनका बयान है। आपने कल प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको अपॉर्चुनिटी, संकट का जो ये काल है इसको अवसर के रूप में हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं क्या अवसर के रूप में आपने इस्तेमाल किया? कितनी आपने इस देश के अंदर जो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज है उनको कितना आपने इनहांस किया? आपने कितने पूरे देश के अंदर हॉस्पिटल खड़े कर दिए? ये बातें भाषण में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जो हालात हैं, उत्तराखंड के अंदर जो लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग हमारे भाई हैं, उनका गांव है, उनका घर है, उनकी जमीन है, उनकी जड़ें हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सच है कि जो आ रहे हैं उनको संक्रमण का खतरा इसलिए हो सकता है कि गुजरात के सूरत से या अहमदाबाद से कोई आ रहा है, महाराष्ट्र के मुंबई से कोई आ रहा है, तो वो 2 स्टेट ऐसे हैं जो देश के अंदर टॉप 3 में है। तो वहां से आने वाले लोगों को क्या उनका टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या उनको क्वारंटीन नहीं करना चाहिए? तो क्या 50 दिन का जो ये समय था सरकार के पास, क्या उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया? देहरादून से लेके, हरिद्वार से लेके, रुड़की से लेके, ऋषिकेश से लेके, रुद्रपुर से लेकर के पूरे उधम सिंह नगर में अगर ये क्वारंटीन सेंटर्स बनाते, 2 लाख लोग केवल आए हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। रावत जी, 2 लाख लोग। आप बताइए कुंभ में कितने लोग आते हैं? कुंभ में एक छोटा सा स्नान होता है गंगा दशहरे का, तो 30-40 लाख लोग हरिद्वार में आ जाते हैं। 30-40 लाख। कुंभ में करोड़ों लोग आते हैं। चार धाम यात्रा में करोड़ों लोग आते हैं। तो जो करोड़ों लोग आते हैं उत्तराखंड में, हम उसको मैनेज करते हैं। क्या ये प्रदेश की सरकार 50 दिनों में 2 लाख लोग जो आ रहे थे, अगर 100% को भी क्वारंटीन करते, तो क्या हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, इन जनपदों में क्वारंटीन सेंटर्स बना करके सारी धर्मशालाएं खाली है। हरिद्वार में धर्मशालाएं सारी खाली हैं क्योंकि कोई यात्री नहीं है।
तो ये जो आ रहे थे उनको सारी हरिद्वार की धर्मशालाओं में, ऋषिकेश की धर्मशालाओं में, देहरादून के होटल्स में, देहरादून की धर्मशालाओं में, यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े कैंपस हैं उनके कमरों में, इंटर कॉलेजेस में 2 लाख लोगों को क्वारंटीन करने की क्षमता क्या हमारे पास नहीं थी? जी लेकिन मुख्यमंत्री जी जी पिछले बिल्कुल 55 दिन से साफा बांध करके अपने कैंट रोड की 4 दीवारी में बंद है, जिसको बिल्कुल। जनता मैं ने अभी आती हूँ आपके पास जय सिंह रावत जी, आपका ऑडियो बड़ा गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, इसलिए इससे पहले कि गड़बड़ हो, आपसे आपके व्यूज जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे लोग वापस आ रहे हैं, हमारे कुछ जोन्स ग्रीन जोन्स थे, मतलब जहाँ पे एक केस आया भी नहीं था, और जिस तरह से अब लोग आ रहे हैं, आज तो बहुत ही डरावना सा दिन लग रहा है कि किस प्रकार से आज केसेस आए हैं। मतलब जिन रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बड़े ही ढंग से मैं कहूंगी कि बड़े रिगरस तरीके से लोगों ने प्रोटेक्ट किया खुद को, वहां भी केसेस पहुंच गए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही थी, पहले कहा था तबलीगी जमात वाला था पहला केस, जबकि असलियत में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 3 ट्रेनीज थे जो इस संक्रमण को लाए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे 25,000 केसेस आने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कोरोना वायरस के अंदर भी एक वायरस चला गया, कम्युनल वायरस। तो काफी अखबारों ने छापा उसको था। तो यही कोशिश हो रही है इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अभी ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम जो ये लड़ाई है ये केवल किसी एक मजहब की नहीं है, ये तो संपूर्ण एक देश की भी नहीं है, संपूर्ण मानवता की है, मानव समाज की है, संसार के इस धरती के। तो सबको मिलके लड़े, तो मिलके इसका सामना करें, तो तभी हम इसको जीत सकते हैं। नहीं तो मिलके आपस में न लड़े, बल्कि मिलके कोरोना वायरस से लड़े, तो वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल अभी बात हो रही थी उत्तराखंड की, ये मुख्यमंत्री जी कह गए कि 25,000 कम से कम ये आएंगे, या कोरोना वायरस वाले अफेक्टेड लोग आएंगे। बड़ा अब ये समझते, जिस प्रदेश का इतना इमेच्योर राजनीतिक नेतृत्व होगा, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस देश वो प्रदेश कैसा चल रहा होगा। देखिए, इस समय अभी इकोनॉमिक पैकेज भारत सरकार ने दिया। मुझे याद है जब तिवारी जी के जमाने में पहला जो राज्य बनने के बाद फाइनेंस कमीशन आया था, तो किस तरह तैयारियां उस समय हुई थी। बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, कई दिन तक ऑफिसर का डेमोन्स्ट्रेशन देते रहे तिवारी जी के सामने कि हमने उसके वित्त आयोग के सामने किस तरह से हम अपनी बात रखेंगे। ये सारी चीजें किस तरह डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना बेहतर डॉक्यूमेंट बना। अब हम कहेंगे कि साहब मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, या निर्मला सीतारमन ने कुछ नहीं दिया। अरे, आपने निर्मला सीतारमन या मोदी जी के सामने क्या प्रस्ताव रखे हुए हैं? आप जानते हैं कि यहाँ ज्यादातर जनसंख्या जो है यात्रा सीजन पर, पर्यटन पर, उस पर टिकी हुई है। आप अब लगभग 6 महीने जो यात्रा चलती है, पर्यटन चलता है, उसके मैक्सिमम साल भर का अपना आजीविका का उससे साधन जुटा लेते हैं। पहाड़ों में सबसे बड़ा जो उद्योग ही ट्रांसपोर्ट का है। आपका लगभग 1,500-2 हजार बसें उस पर चलनी थी यात्रा सीजन पर, वो लगभग 2.5-3 लाख यहाँ कमर्शियल वाहन है, वो बिल्कुल बंद है। होटल बंद है, सब लगभग सब ठप है। आप ये समझिए, अब ये कह रहे हैं साहब, अभी बात उठी कि 2 लाख, नीरज भी कह रहे थे कि 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 1 लाख तो ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार का ये था प्लानिंग, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट आप देखिए, तो उसमें लिखा है उन्होंने 3,84,000 लोग तो अस्थायी रूप से पलायन कर रहे हैं, और 1,18,000 तो परमानेंटली जो माइग्रेट कर चुके हैं, पहाड़ से गए, जैसे हम भी है, हम बैठे हुए हैं, दसमाना जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हम देहरादून में यही अपना मकान पर यही बस गए हैं। लेकिन वो लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, वो अगर बाहर, जब मैक्सिमम जैसे दसमाना जी का मैक्सिमम उसमें है, होटल या सर्विस इंडस्ट्री में है, ज्यादातर लोग हैं, वो अब घर आएंगे। जो वही क्या होता था यहाँ, कहते थे उत्तराखंड की मनी ऑर्डर इकोनॉमी है,
ये लोग जो बाहर जाते थे 3-4 लाख लोग है जो भी बाहर गए हुए हैं, वो मनी ऑर्डर भेजते थे अपने परिवार वालों को, तो अर्थव्यवस्था पहाड़ की चलती थी। जब मनी ऑर्डर भेजने वाला खुद बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है, किस तरह से चोरी छिप करके आ रहा है, कोई कहीं से करके आ रहा है, वो घर में जा रहा है, वो क्या करेगा? आपने बोल तो दिया कि 25,000 तो ये होंगे और 2-3 लाख लोग हम, अरे उनका रिहेबिलिटेशन क्या, उनको रोजगार कैसे देंगे? देखिए, कुदरत 2 हाथ देता है इंसान को, एक हाथ से तो अपना पेट पालता है, अपना परिवार का करता है, दूसरा हाथ की जो कमाई होती है उस देश को देता है, समाज को देता है। तो इतना हमारा जो श्रम शक्ति है, जो मानव रिसोर्स है, उसका सदुपयोग कैसे होगा? अब हमें पता है पहाड़ों में क्या करेंगे नौजवान, क्या करेंगे? भूखा क्या नहीं करता, भूखे पेट तो भजन होता नहीं है। अब क्या होता था, जंगलात में लोग काटते थे या कोई खनन में माफियागिरी करते थे, उस शराब बनाने में लग जाते थे, लोकल कच्ची बनाने में। कुछ लोग बाहर से लेके गांव-गांव में शराब पहुंचाएंगे और क्या करेंगे, क्या उद्योग करेंगे लोग? आप ये बोलिए। अब पहाड़ों में क्या होता था, जो यात्रा सीजन है, ये जो रूरल जो अर्बन एरिया है, तो वहां पर दुकानों में और उसमें नौकरी के लिए थोड़ा बहुत आजीविका लोग चलते थे। अब पिछले वो भी बिल्कुल बंद है। तो पहाड़ की, उत्तराखंड की स्थिति तो बिल्कुल भिन्न है। क्या ये बात त्रिवेंद्र सिंह जी ने मोदी जी के सामने रखी है? हमारा जो स्टेट है हिमालयन स्टेट है, आप ये समझिए, इसीलिए इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा गया था, रखा गया था वाजपेयी जी के जमाने में, क्योंकि हिमालयी राज्य जितने भी हैं उनको विशेष श्रेणी के राज्य के उसमें कैटेगरी में रखा गया। उसमें ये होता, जो कर्ज भी आता है 90-10 के अनुपात में होता, मैक्सिमम जो होता है 90% भी ज्यादा तक जो है सब्सिडी होती है, 10% के अलावा स्टेट को शेयर करना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी में कई फैसिलिटीज होती है, क्योंकि हमारी लोकेशन, एक तो पहाड़ है, हिमालय है, दूसरा हमारा लोकेशन है सीमांत इलाका है। हमारा लगभग 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर नेपाल से, तिब्बत से ये बॉर्डर से लगा हुआ है। आप ये सब पहाड़ ऊपर जो सीमांत इलाके हैं आपके, मुनस्यारी से लेके आप से लेके नेलोंग, जादुंग तक, इधर उत्तरकाशी तक, सब जो बॉर्डर एरिया है वो तो वहाँ माइग्रेशन हो रहा है, वहां से सारे लोग नीचे आ गए, वो खाली हो गए हैं। वहां के लिए आपने क्या मांगा, जो परिस्थितियां हैं। दूसरा आपका, हमारा आप खेती की बात, अरे हमारे प्रदेश का पहाड़ में जन्म लिया, हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व ने, कई लोग हैं जो कृषि मंत्री भी हैं और सारे लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि पहाड़ों में, यहाँ उत्तराखंड में जमीन के भी 2-3 किस्म के कानून है। लैंड जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, JDLR 1950 का, वो तो मैदानी इलाकों में लगता है, और पहाड़ों में कुजा एक्ट होता है, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पहाड़ों के लिए होता था। उस कुजा एक्ट के हिसाब से आप 2.5 एकड़ से नीचे जमीन का डिवीजन नहीं हो सकता है। डिवीजन न होने की वजह से आप पहाड़ में आप 2.5 एकड़ से नीचे जमीन लेंगे तो आपके नाम नहीं चढ़ेगी, और आप देहरादून में आप 1 बिस्वा 2 बिस्वा जितनी भी जमीन लेंगे वो आपके नाम चढ़ती है। ये क्या मुख्यमंत्री जी को पता है? और उस वजह से आज पहाड़ों में जो संजायती खाते, ज्वाइंट अकाउंट है, एक खाते में 100 लोग, 50 लोगों के नाम है। इतनी छोटी जमीन है, बिखरी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, वो जहां तहां बिखरी हुई है। लैंड कंसोलिडेशन 1962-63 के बाद हुआ नहीं है। अब आप ये बताओ, एक छोटा सा खेत 1 किलो यहाँ पर है, गांव के दूसरे कोने पर है, एक तीसरे कोने पर है, वहां लैंड रिफॉर्म कैसे होगा? इतने लोग वापस 2.5-3 लाख लोग वापस आएंगे, तो ये गांव में, पहाड़ में जाके क्या करेंगे? ये क्या कभी इन्होंने सोचा है? इनको आपने बना दिया, पलायन आयोग बना दिया, पलायन आयोग का दफ्तर खुद पलायन कर गया, वो पौड़ी में नहीं बैठता है। आप क्या करेंगे, क्या प्लान आप करेंगे? खाली पैसे है, बिल्कुल सर। खाली पैसे, खाली तनख्वाह, जनता के पैसे इसलिए जाते हैं। नीरज कोहली जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अवसर के बारे में कहा था कि इस कोरोना वायरस में अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी। बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो जो सड़कों पे चल रहे हैं ना, वो जो नन्हे नन्हे बच्चे, मतलब गरीब का बच्चा क्या बच्चा नहीं होता, क्या
जो औरतें जो प्रसव करके हजारों किलोमीटर चल रही हैं, वे औरतें क्या इसीलिए पैदा हुई इस देश में ये सब सहने के लिए? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं कहा उनके लिए। मैं बात करना चाहती हूँ अपने उत्तराखंड के बारे में। क्या यहाँ पे भी इसे अवसर के रूप में देखा जाएगा? जो हमारे लोग वापस आए हैं, क्या हमें अवसर मिल रहा है इनको वापस बाहर जाने से रोकने के लिए? क्या हम इनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना सकते हैं? क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, बर्तन धोते हैं जगह जगह पर, क्या हम उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते? 20 साल हो गए सरकारों को बनते हुए, राज्य को बने हुए। बहुत दुख होता है ये देखकर कि हम राजनीतिज्ञों की वजह से पहाड़, प्लेन, कुमाऊं, गढ़वाली इसमें भटके रह गए हैं। पर मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए उत्तराखंड सर्वोपरि है और उत्तराखंड के लोग मेरे लिए सबसे आदरणीय है। ये जो बच्चे हैं ना, जो 108 कर्मी होते हैं या जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियां करते हैं, करीब करीब घर के बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई में आगे रहते हैं, पर ये पलायन कर जाते हैं। क्या कोहली जी ये अपॉर्चुनिटी है इन्हें रोकने की? देखिए मैडम, इसको कह सकते हैं कि अगर सरकारों की रणनीति सही हो और इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमने पिछले 20 सालों में देखा है कि जितनी भी सरकारें रही हैं, सब सरकारों ने पहाड़ों में डेवलपमेंट की बात की, रोजगार की बात कही, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कही, बेहतर शिक्षा की बात कही। लेकिन ये सब कुछ हो गया होता तो पहाड़ के पहाड़ खाली क्यों हो जाते? किस तरीके से तेजी से पलायन हो गया? क्योंकि कुछ है ही नहीं। जो पहाड़ पे हमारे जनप्रतिनिधि रहते थे वो खुद रिवर्स पलायन करके मैदानों में आ गए। अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड लगेगा कि 13 जनपदों का राज्य है, लेकिन उत्तराखंड आपको लगेगा हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में ही बसा हुआ है। डेवलपमेंट यही है, इंडस्ट्री यही है, जो कुछ रोजगार है वो यही है, जो कुछ एजुकेशन है वो यही है। तो जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं वो वैसे ही खाली पड़े हुए आज की डेट में। सरकारों ने दावे अपने अपने तौर तरीकों से रणनीति भी बनाई होगी, लेकिन वो कहीं भी पूरी तरह से विफल साबित हुई। कहीं कोई रोड मैप ऐसा नहीं बना कि हम अपने जो युवा यहाँ से जो पलायन करके जा चुके हैं उनको अट्रैक्ट करते या इधर लाते। हालांकि मैं अपने पड़ोसी राज्य की बात करूंगा, हिमाचल हमसे फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है। चाहे बागवानी की बात करें, चाहे कृषि की बात करें या टूरिज्म की बात करें, हर मायने में हिमाचल हमसे बहुत आगे है। लेकिन हम हिमाचल के साथ रहते हुए भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, हम नहीं बढ़ पाए आगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने प्रवासियों की बात की, मैंने आज एक पोस्ट भी लिखा था प्रवासियों को लेके। प्रवासियों का स्वागत है, उनका अपना यहाँ घर है, वो वापस आ रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि सरकार उनको वापस लेके आए। लेकिन मैं साथ में कहना चाहूंगा कि प्रवासियों की घर वापसी सुरक्षित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। आज ही आपने देखेंगे कि एक अखबारों में पढ़ा होगा कि सूरत से जो ट्रेन आ रही थी हरिद्वार पे, उसमें 1320 पैसेंजर थे, यात्री थे, और लगभग 165 पैसेंजर जो है हरिद्वार से पहले लक्सर के पास जो है किसी ट्रेन से मतलब डेस्टिनेशन से पहले ही उतर गए और पता ही नहीं चल पाया। तो ये दो राज्यों के बीच का बेहतर कोऑर्डिनेशन है कि अगर वहां से कोई पैसेंजर चल रहे हैं तो क्या उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है कि वो पैसेंजर जो आ रहे हैं वो हरिद्वार में भी आके उतनी पैसेंजर एंटर करें। अब वो लोग जो उतर गए हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, वो ट्रेस नहीं हो पाए कि कहाँ चले गए, कैसे लोग हैं। अगर वो लोग इस उत्तराखंड की भीड़ में कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब जो कोरोना संक्रमण का जो आशंका मुख्यमंत्री खुद व्यक्त कर रहे थे कि कोरोना की तैयारियों को लेकर दृष्टिगत जो उन्होंने बयान दिया था कि जो 2 लाख प्रवासी उत्तराखंड में आने हैं, ये मान भी ले जाए कि 25,000 उसमें कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, तो उसके दृष्टिगत हम तैयारियां कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है उनकी जो इस तरीके की उन्होंने जो बात कही थी, तो ये जो प्रवासी आ रहे हैं तो अगर उनका हम बिल्कुल स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करेंगे, उनकी रैंडम चेकिंग नहीं करेंगे तो बहुत आने वाले दिनों में बहुत संकट खड़ा हो जाएगा हमारे लिए। और मैंने अपनी कल एक डिबेट हुई थी, टीवी की डिबेट पे भी मैंने ये बात कही थी कि ज्यादा बेहतर ये होता कि इन प्रवासियों को सीधा घर भेजने से पहले हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, या और जो हमारे 2-3 नीचे के जनपद हैं, वहां पर बॉर्डर साइड पे हम कोई बड़े बड़े सेंटर बना लेते, गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं और गवर्नमेंट की दूसरी प्रॉपर्टीज हैं या धर्मशालाएं हैं, इनको क्वारंटाइन करने के लिए, मतलब सरकार की सख्त कड़ी निगरानी के बीच में
हम इनकी देखरेख करते और उसके बाद हम इनको घर भेजते, तो ये ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सरकार ने कहा है कि इनको होम क्वारंटाइन करेंगे, और जो पहाड़ों में जो लोग जा रहे हैं, प्रवासी जा रहे हैं, उनको कह दिया कि ग्राम प्रधानों के हवाले कर देंगे, हम ग्राम प्रधानों को अधिकार भी दे रहे हैं और उनको मदद भी करेंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जनपद के अंदर एक जिला मजिस्ट्रेट के साथ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, उसके साथ भी तमाम तरह के सामाजिक और धार्मिक संगठन खड़े हुए हैं, ऊपर से सरकार का संरक्षण है, उसके बावजूद उस प्रशासनिक अमले को इस कोरोना जैसी महामारी के लिए मुकाबला करने के लिए तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ग्राम प्रधान जो लोगों के बीच का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, जिसके एक स्वभाव में होता है कि वो विनम्र रहेगा, नर्म रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो मैन होता है मैं उसको समझता हूँ कि वो विनम्र रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वो डिप्लोमेट हो सकता है समय और परिस्थितियों के हिसाब से, वो सख्त कभी नहीं हो सकता। आप उसको इतना अधिकार संपन्न भी बना देंगे, मदद भी कर देंगे, वो अकेला ग्राम प्रधान कैसे चीजों को मैनेज कर लेगा? फिर वहां क्या प्रॉपर एकोमोडेशन है? जो प्रवासी लौट के आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं, क्या उनके पास घर पे उतनी जगह है? कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? ये सब चीजें कैसे मेंटेन होंगी? तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी और ये सरकार की जो चुनौतियां हैं वो बहुत बढ़ने वाली हैं, अगर इस सिस्टम में हमने सुधार नहीं करा, क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि इन सब चीजों को जो है, इस पे सरकार को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों को सरकार को देखना चाहिए बहुत गंभीरता से, क्योंकि अभी तक जो सब चीजें चल रही हैं वो काफी हद तक ठीक चल रही थी। आज ही देखिए आप कि नए 6 केस डेवलप हुए हैं, 3 देहरादून में उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है, और 3 उधम सिंह नगर में, 2 मुंबई के हैं उसमें और एक बच्चा दिल्ली का है। तो ये सब चीजें दिखा रहा है कि जितने जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उससे जो है कोरोना संक्रमित लोगों की जो है आने की आशंका बढ़ गई है। उससे प्रदेश का माहौल भी खराब होगा, प्रदेश खतरे में भी पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो आगे फ्रंट लाइन पे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके बलबूते पे हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे भी पानी फिरेगा, उनका मनोबल भी डाउन होगा। तो इन सब चीजों को इस समय देखने की जरूरत है। ये बहुत पीक समय है कहने का मतलब उत्तराखंड के लिए। जी जी। धस्माना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार से आप लोग भी गए थे कि भाई प्रवासियों को वापस लाया जाए, और उन्हें लाया भी जाना चाहिए, घरों पे वो पहुंच जाएं, बेहतर हो। लेकिन क्या क्वारंटाइन सेंटर्स में उन्हें 14 दिन नहीं रखा जाना चाहिए? अगर उनके सैंपल्स ले भी जाते, स्वॉब्स ले लेते हैं, तो उसका रिजल्ट तो बहुत बाद में आ रहा है। एक तरफ टेस्टिंग कम, दूसरी तरफ जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे आज 3 आशा रोडी में जो लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनके टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, वो अपने घर तक पहुंच चुके थे। लिस्ट आ गई है कि वो किस-किस से मिले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिखाई जा रही है। पर क्या ये आवश्यक है कि उनके पास सारे डिटेल आ गए हों कि वो एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति, उन्होंने अगर बताया कि 5 के साथ उसका संपर्क हुआ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, इन 5 का किसके साथ हुआ? क्या ये आवश्यक नहीं है कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए एंट्री पॉइंट्स पे? इतने सारे आपने कहा कि कॉलेजेस वगैरह है, हॉस्पिटल, यहाँ पे होटल्स हैं बड़े-बड़े, हरिद्वार बाईपास की साइड पे एंट्री पॉइंट्स पे कई जगह होटल्स है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और कांग्रेस क्या करेगी? सुजाता, हमने ऐप लॉन्च किया जब सरकार ने कोई ऐप लॉन्च नहीं किया था। वी वर द फर्स्ट। हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने अपना खर्चा करके, मनीष खंडूरी जो हमारे पार्लियामेंट के बॉडी से कैंडिडेट थे, क्योंकि फेसबुक के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उनको सोशल मीडिया का बहुत ज्ञान है, उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके एक बाकायदा ऐप बनाया। उस ऐप को प्रीतम सिंह जी ने लॉन्च किया, और प्रीतम सिंह जी ने लॉन्च करने के बाद आपको आश्चर्य होगा, 4 दिन के अंदर 25,000 रजिस्ट्रेशन प्रवासियों के उस ऐप के माध्यम से हमको मिल गए। प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी को उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हम बकायदा छाप करके पर्चों में, और 25,000 जो नाम थे, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर थे, उनके मोबाइल नंबर थे, उनको लेकर के मुख्यमंत्री जी को मिलने गए। मुख्यमंत्री जी हमसे पहले एक डेलीगेशन से मिल रहे थे जिसमें 7 लोग थे। उन्होंने उनसे चेक लिया, उनसे बातचीत करी। उनकी विदाई के बाद जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने कहा, साहब मैं केवल 2 आदमियों से मिलूंगा, फिर कहा 3 आदमियों से मिलूंगा, फिर कहा 4 लोगों से ही मिलूंगा। लेकिन उन्होंने हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और हम वापस वहां से आ गए। प्रीतम सिंह जी ने कहा, मैं जितने लोग आए हैं, 7 लोग हैं, हम 7 के 7 लोग मिलेंगे, क्योंकि सीनियर लीडर्स आए हुए, आपसे बात भी करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री आवास इतना बड़ा है,
अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके मुख्यमंत्री मिलना चाहते तो वहां पे 6 नहीं, वहां पर 60 लोगों से भी वो अपने अंदर मिल सकते थे, लेकिन वो उनका मिलने की मंशा नहीं थी, क्योंकि हम सुझाव देते, सुझाव पे उन्होंने अमल करना नहीं था। मैं बहुत शॉर्ट पे अपनी बात में आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सुझाव नहीं सुने, नहीं माने। अगर वो उस दिन हमसे मिलते तो जो बात मैंने आपके यहाँ अभी कही, उत्तराखंड में कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक करोड़ों लोग आते हैं उस कुंभ में। एक एक स्नान में, एक दिन में फाइनल जब स्नान होता है 1 करोड़ की संख्या पार कर जाती है। 2010 के कुंभ में हमने देखा था 1 करोड़ की संख्या। ये 2 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए, आप इसको 3 लाख मान लो। केवल हरिद्वार और ऋषिकेश की धर्मशालाएं ही उनके लिए काफी थी। अगर सरकार की मंशा होती, जब डिजास्टर इतना बड़ा, जब वैश्विक स्तर पर एक महामारी है, सरकार पे जो एक्ट है उसके अनुसार किसी भी हॉस्पिटल को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का अधिकार होता है। उनको चाहिए था कि प्रवासियों पर काम करने से पहले सबसे पहला काम करते, क्योंकि प्रवासी कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र के मुंबई से आ रहा है, पुणे से आ रहा है। वहां कोरोना की क्या स्थिति है? तो संक्रमित जगह से आ रहा है तो उसका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना जरूरी है। अगर वो सूरत से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, होम क्वारंटाइन नहीं। पहाड़ में होम क्वारंटाइन करने की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। और त्रिवेंद्र रावत तो खैरासैंण के रहने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका गांव जो है किसी पौड़ी के शहर में या टिहरी के शहर में हो, उनको गांव के बारे में मालूम नहीं हो। वो तो खैरासैंण के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनको मालूम होगा कि पंचायत घर कितना बड़ा होता है पहाड़ का। 1.5 कमरे का पंचायत घर होता है, और वो भी गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर होता है। कैसे वहां पे व्यवस्था होगी क्वारंटाइन की? गौशालाओं में जिसे हम गोट बोलते हैं, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बने हुए। क्वारंटाइन, और वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जरूरी है उत्तराखंड के अंदर। अभी भी समय है, सरकार को जागना चाहिए। जितने बाहर से आने वाले प्रवासी हैं, मैंने आपको पहला शब्द कहा, प्रवासियों को लाने के लिए हमने बात उठाई, लेकिन हमने प्रवासियों को लाने के लिए बात उठाई, ये नहीं कहा सीधा उनको गांव में भेज दो। आज पूरे गांव में तनाव है, तमाम जगह से मुझे फोन आ रहा है कि साहब ये कहां से आ रहे हैं प्रवासी, क्यों आ रहे हैं, ये कोरोना लेकर आ रहे हैं। इतना ज्यादा तनाव, जो स्थायी लोग रहने वाले हैं और जो प्रवासी आ रहे हैं, उनके बीच में कई जगह झगड़े हो रहे हैं, कई जगह लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो इसलिए सरकार ने सबसे पहला काम करना चाहिए था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के सेंटर्स बनाने चाहिए थे। और बहुत बड़ा काम नहीं था, केवल 2 लाख लोगों का इंतजाम करना था। उनको आप 14 दिन न करते, अब तो नई गाइडलाइंस आ गई, 10 दिन का करते, 10 दिन का उनका टेस्ट भी होता, उनके बारे में हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता लगता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब उनको गांव भेजते तो वहां पे तनाव भी नहीं होता। और ये जो आज खतरा बढ़ गया है, जो 50-55 दिन की तपस्या, उत्तराखंड देखिए पूरे देश में एक ऐसा स्टेट है जहां पुलिस को लाठी नहीं चलानी पड़ी, जहां फोर्स यूज नहीं करना पड़ा, थानों से राशन बटा, थानों से खाना बटा। आज भी मैं आ रहा था जब अपने क्षेत्र से राशन बांट करके, तो धारा चौकी में लाइन लगी हुई थी मजदूरों की, जहां से उनको राशन मिल रहा था। उत्तराखंड के अंदर मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि डीजीपी अनिल रतूड़ी के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स ने, एक आध जगह छोड़ दीजिए कोई अपवाद होता है, लेकिन इन जनरल पूरे राज्य में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सिविल डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ के लोगों ने, हमारे पैरामेडिकल के लोगों ने, हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमारे पत्रकार भाइयों ने, हमारे एनजीओज ने, हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने, इंडिविजुअल्स ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए जो तपस्या उत्तराखंड के लोगों ने 55 दिन की करी थी, मैं क्या कहूं, अगर कहूंगा तो आप कहोगी कांग्रेस के नेता है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस समय का जो लीडरशिप है, इस समय का जो नेतृत्व है, उसने सारी तपस्या पर गोबर फेर दिया, पानी फेर दिया। इतना बड़ा काम यहाँ पर हो गया था। हम केवल 50 से नीचे आंकड़ा था हमारा, 50 से नीचे आंकड़ा था, और टेस्टिंग भी ठीक चल रही थी। लेकिन ये जो प्रवासियों का मामला हुआ, उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन न करने का जो निर्णय है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान, अगर भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, अगर इस तरह का होगा, क्योंकि सोशल स्प्रेड अगर एक बार शुरू हो गया, यू कैन नॉट स्टॉप, फिर आप रोक नहीं सकते,
क्योंकि आप कितनी ट्रैवल हिस्ट्री निकालेंगे? एक गांव में पूरा फैल गया तो उसके बाद किसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालोगे आप? गांव से गांव, गांव से गांव, पहाड़ में तो आपको पता है कैसी स्थिति है। तो इसलिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कि आज की तारीख में भी सरकार को जागना चाहिए। और सरकार कर क्या रही है आप ये बताइए? उत्तराखंड में तो ऐसी स्थितियां नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा जो लेबर, प्रवासी लेबर यहाँ से दूसरी जगह जाने वाला नहीं था। जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, उत्तराखंड में तमाम देवालय हैं, देव स्थान है, मंदिर है, सारे चारों धाम यहाँ पर हैं। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है पुरोहितों का जिनकी रोटी रोजी केवल मंदिरों से चलती है। किसी ने ख्याल किया उनका? मैंने अपने क्षेत्र में मैं जा रहा था कहीं राशन बांटने, मुझे एक मंदिर के पंडित जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा 50 दिन से हमारा मंदिर बंद है। यहाँ पर जो दक्षिणा चढ़ती थी, जो लोग देके जाते थे, उससे, त्योहार से, शादी ब्याह से जो हमारी विरती होती थी, यजमानी होती थी, उससे हमारा घर का खर्चा चलता था, बच्चों की फीस जाती थी, राशन आता था। हमारा 55 दिन से चैत्र नवरात्र निकल गया। इसमें होली के बाद अप्रैल में चैत्र नवरात्र आया, वो बिना किसी अनुष्ठान के निकल गया। उसके बाद शादियों का सीजन तो था, बैसाखी से शादियां शुरू हो जाती है, सारी शादियां रुक गई, स्थगित हो गई या बिल्कुल सूक्ष्म हो गई। उससे हमारा पूरा नुकसान हुआ, मंदिर बंद पड़े हैं। हमारा क्या होगा? तब मैंने अपने क्षेत्र के सारे जो पुरोहित ब्राह्मण हैं उनको बुलाया परसों, और बुला करके उनके चरण भी छुए, उनको जो भी मैं कर सकता था सेवा उनकी अपने ट्रस्ट की तरफ से उनकी सेवा करी। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़ा समाज ऐसा है पूरे उत्तराखंड के अंदर जिनकी रोटी रोजी इसी पे डिपेंडेंट है। 5 लाख लोग हैं जो यात्रा रूट में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसमें सब जाति के लोग हैं। होटल वाला है, धर्मशाला वाला है, खोखे वाला है, चाय वाला है, पान वाला है, टैक्सी चलाने वाला है। टीजेएमओयू और जीएमओयू एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बसों का बेड़ा है। टीडी गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन और गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन और केएमयू, ये टीएमयू, केएमयू और जीएमओयू, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गाड़ियों का फ्लीट है। 4 धाम यात्रा पे चलता है ये। सारे जो छोटे मोटे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, उनका क्या होगा? 5 लाख लोगों का सरकार ने सोचा? अभी रावत जी बोल रहे थे, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपने सीतारमण को या मोदी जी को बोला कि हमारा इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, आप उसको एज्यूम करते? आप उसको, हर साल के आंकड़े आपके पास है, आपको पता रहता है कि पिछले साल 4 धाम यात्रा में कितने लोग आए, तो उससे आपको अंदाजा होना चाहिए था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी इफेक्ट होगी। आपको उसका सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि ये पैकेज उत्तराखंड को दो। आप तो वहां बैठक होती है कैबिनेट की, वहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, देहरादून में आप कैबिनेट करके उस पर ठप्पा लगा देते हैं। आपका अपना कोई निर्णय नहीं है, आपने उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई तैयारी नहीं करी है। मैं समझता हूं कि इतनी गैर जिम्मेदाराना सरकार आज तक 20 सालों में, अभी आपने, रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब तिवारी जी के टाइम पर जब फाइनेंस कमीशन आया यहाँ पर, तो मैं एनसीपी का अध्यक्ष था, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं थी न्यायेंद्र तिवारी के सामने। बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे वो। उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, मुझे मालूम नहीं था क्यों बुलाया, उन्होंने चाय पे बुलाया। जब मैं चाय पे गया, उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन आ रहा है और आपको उनके सामने राज्य का पक्ष रखना है। और 1 घंटा उन्होंने डिस्कस किया, मुझे बिंदु बताया कि कौन कौन सी बातों पे आपको, और आप, जब मैं गया वहां पे तो मैंने सरकार की तरफ से बात करी। अभी नीति आयोग आया था, अभी देश हमारे प्लानिंग, यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन आता था, इस बार नीति आयोग आया। राज्य के मंत्री जी ने ये कष्ट नहीं किया कि वो प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को बुलाते और कहते कि भाई आप सरकार की तरफ से बात करो, राज्य की तरफ से बात करो। हम गए, हमने ग्रीन बोनस की बात करी, हमने जो हमें जीएसटी से लॉसेस हुए क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, उसके बारे में हमने बातचीत करी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कष्ट नहीं किया कि वो विपक्ष के नेताओं को बुला करके, एनडी तिवारी जैसे नेता ने हमको बुला करके बातचीत करी और हमने सरकार का पक्ष रखा। आपके अपने नेता थे, वो तो आपके नेता थे। नहीं, हमारे नेता थे, निश्चित तौर पर पूरे देश के नेता थे।
मैं एक चीफ मिनिस्टर की जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी क्या नहीं, जिम्मेदारी होती है? मेरे कहने का मतलब ये है दसमाना जी कि वो ऐसे नेता थे कि सबको साथ लेके चलते थे। जी और मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं कि आपको बुलाया उस टाइम पे उन्होंने, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने तो ये कोशिश कर ली ना, आप गए थे मुख्यमंत्री के पास, आप विपक्ष में रहते हुए अगर एनडी तिवारी जी के बुलाने पे गए और आपने पक्ष रखा सरकार का, तो वो सबको साथ लेके चल रहे थे। लेकिन जब आप जानते हैं कि ये सरकार सबको साथ लेके नहीं चलेगी, तो आपकी स्ट्रैटेजी तो बदलनी चाहिए। मैं जयसिंह रावत जी के पास आऊंगी। जयसिंह रावत जी, आपको अभी अमन मणि त्रिपाठी वाला किस्सा याद होगा। हमारे ग्रीन जोन तक वो पहुंच गए थे, रेड जोन से होते हुए अब उस उनके ऊपर केस किया गया। उनके पास चिट्ठी थी एसीएस ओम प्रकाश की। कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है कि उनके गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रही है, ये तो मैं तस्माना जी से जानूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया जा सकता था? उनकी गिरफ्तारी बरेली में हो गई क्योंकि वो घूम रहे थे वहां मार्केट और अलाउड नहीं। और यहाँ पे वो तमाम शहरों को पार करते हुए 5 जिलों को पार किया, 6 शहरों को, पर अरेस्टिंग नहीं, मतलब अरेस्ट करके बेल दे दिया, छोड़ दिया, जाने दिया। क्या कहेंगे आप? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल है। आप ये समझिए कि इस बद्रीनाथ के कपाट कल खुल रहे हैं, 15 तारीख को हुई है, 30 अप्रैल को खुल जाना चाहिए था, इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से। और आप ये आपके बद्रीनाथ के रावल जी हैं नंबूद्रीपाद, उनको ऋषिकेश में क्वारंटाइन पे रखा गया, उनको अलाउ नहीं किया बद्रीनाथ और जोशीमठ जाने के लिए। वो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में उनका आवास रहता है वहां। लेकिन अमन मणि त्रिपाठी को आपने न केवल अकेले दल बल के साथ वहां जाने दिया, और देखिए देखिए रीजन ये दिया जाए कि भाई इनके योगी जी के पिताजी के पिंड दान के लिए वो बद्रीनाथ जाएंगे। जब बद्रीनाथ खुला हुआ नहीं है तब पिंडदान करेंगे, और अभी 13वीं नहीं हुई है उससे पहले पिंडदान ही कर देंगे। योगी जी के अपने बेटे वहाँ क्रियाक्रम में बैठे हुए हैं, उनसे कोई बात नहीं हो रही है। और अब और दूसरा इनके अमरमणि त्रिपाठी के बेटे जाके अपने आनंद सिंह बिष्ट जी का पिंडदान करने, मतलब इतने बड़े सिली, कैसा क्या तर्क दिए गए, क्या क्या आधार बनाया गया। और ऐसी उम्मीद कांग्रेस ने तो उसको उठाया नहीं, ढंग से उठाया नहीं। अब वो बात अब मुख्यमंत्री जी क्या जवाब उसका दे दें कि जैसे आम सी बात है, होता है, आता है, जाता रहता है। लेकिन उसके पीछे ये है कि इनका अमन मणि त्रिपाठी जैसे माफिया के साथ क्या संबंध है आपके ओम प्रकाश का। दूसरा, ओम प्रकाश और मुख्यमंत्री क्या संबंध है, सब सारी दुनिया जानती है कि ओम प्रकाश से सरकार चलाते हैं। ये तो बस उनके नाम पर चलता है, सब किस तरह बिहेव है आप सब जान ही रहे हैं, कोई बात छिपी नहीं रह गई है। तो इसके बाद बजाय अब उम्मीद की जा रही थी कि ओम प्रकाश के खिलाफ कुछ कार्यवाही होगी, मुख्यमंत्री जी उनकी बचत में करें, हाँ सब होता है, ये होता है। बताइए, तो ये स्थिति है। एक तो इतनी लापरवाही करते हैं, दूसरी बात यह है कि न जाने क्या क्या साठगांठ होगी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की। और उत्तराखंड की हम तो कहेंगे उत्तराखंड सरकार की पूरब के माफियों के साथ खनन के मामले में 10 किस्म के वो हैं। वो अमरमणि त्रिपाठी जो थे उसके हरिशंकर तिवारी के दाहिने हाथ हुआ करते थे। अमरमणि त्रिपाठी को दी उत्तराखंड में तो स्पेशल जज ने तो आजीवन कारावास की सजा दी थी। अब उनको उत्तराखंड की जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो उसके बाद 2012 के बाद वहां गोरखपुर गए तो वहां से लौटे नहीं। तो ये कई किस्से हैं। उनको गवर्नर के सामने उनको मर्सी पिटीशन डाली हुई है अमरमणि त्रिपाठी ने, और गवर्नर का मतलब राज्य कैबिनेट जो बोलेगी वो गवर्नर करते हैं, राज्य की सरकार क्या बोलती है जो ओम प्रकाश बोलते हैं वो होता है। तो ये सारा कई चीजें थी जो कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहिए था। कुछ दिन पहले अभी इसकी बात आई है, देखिए ना, इसका यात्रा के कल बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। यात्रा की क्या दुर्व्यवहार, अगर ये कोरोना नहीं होता तो किस तरह से ये इंतजाम करते हैं आप ये बताओ कि
अब चार तो उसका देवस्थानम बोर्ड बना दिया, सारे लोगों को नाराज करके बना दिया, और वो बोर्ड पहले ही उसमें फेल हो गया। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ का रावल कहाँ से आते हैं, केदारनाथ के रावल कहाँ आते हैं, उनकी कपाटोद्घाटन में उनकी क्या भूमिका होती है, बद्रीनाथ के रावल का क्या रोल होता है कपाटोद्घाटन में, ये किसी को पता नहीं है। और अब ये महाराष्ट्र के नांदेड़ से तो केदारनाथ वाले आए, उधर केरल से आपके कुन्नूर से बद्रीनाथ के आए, इतने दूर, फिर ये कह रहे साहब 14 दिन ये क्वारंटाइन में रहेंगे। अरे रहेंगे तो आपको 14 दिन पहले बुला तो लेते हैं उनको लाने का इंतजाम कैसे करके। केदारनाथ के रावल जी तो धक्के खा के बड़ी बड़ी मुश्किल से पहुंचे, इसी तरह आपने इंतजाम करके आपने बद्रीनाथ वाले पहुंचे, उनका आने का आपने इंतजाम नहीं किया, वो तो रहे। लेकिन ये साहब ये कोई एक माफिया, पूर्व का माफिया, यूपी का माफिया, उसका जाने का, अरे बाकायदा उनके साथ एस्कॉर्ट गई, इधर से देहरादून से छोड़ के गई उनको ऋषिकेश तक, मतलब एज स्टेट गेस्ट उनको रखा गया, और स्टेट जिस भी गेस्ट हाउस में गए वहां दारू पी कर हंगामा करते रहे। तो इस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये राजकाज चल रहा होगा, किस तरह से ये चलेगा। अभी हमारे ये इतने लोग जो बाहर से आ गए हैं, उनके कई जगह झड़पें होने लगी। एक तरफ तो आप रिवर्स प्राइम की बात करते हैं, उनको आप बुलाया। अब अभी मुझे हैरानी होती है, मीडिया में छपा हुआ अखबारों में देखा कि भाई ग्राम प्रधानों को अधिकार, अरे क्या अधिकार दिए हैं ग्राम प्रधानों को? उनको 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है उसके अलावा क्या अधिकार दिए? उसका अधिकार दिए हैं कि जो भी बाहर से आएगा उसका आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसकी सूचना आप जो लोकल वहां पर पटवारी होगा या नायब तहसीलदार होगा या एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी को, उसको आप सूचना देंगे। यही तो करना है। उनको क्वारंटाइन में रखेंगे, कहाँ रखेंगे उनको क्या क्वारंटाइन में रखेंगे? 14 दिन तक क्या खिलाएंगे हजारों लोगों, जो 70-80 हजार लोग आ गए हैं, और जगह खिलाएगा? ग्राम प्रधान कहाँ से? जगह है नहीं। और आपको सुना कल परसों एक आदमी वहां दारू पी कर बवाल हो गया, उसमें देवाल ब्लॉक में, देवाल में वहां हो गया। कुछ दिन पहले विकास नगर में एक नौजवान वहां से भागा और पत्नी समेत 3-4 महीने पहले शादी हुई थी, आत्महत्या जाके कर डाली। दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों, नए शादीशुदा लोग थे, वो कर डाली। तो ये बिल्कुल खौफ हैजार्ड है, कुछ हौच पौच है, कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या होगा। आप रिवर्स प्लान की बात करते हैं, आप 10 ऊंची बात करते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो बड़े खेद का विषय है। तो ये पता नहीं कैसे कहीं फैल गया तो और मुसीबत हो जाएगी। जी कोहली जी, जो एक तो अमन मणि त्रिपाठी वाला इशू जो है बहुत कंटेंशियस इशू है कि किस प्रकार से उनको जाने दिया गया ग्रीन जोन में। मतलब प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं। ओम प्रकाश जो ACS हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को ठीक प्रकार से उठाती नहीं है। साथ ही इन सब चीजों से एक चीज साफ हो जाती है कि जिन लोगों को अभी जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, उन्हें उन एरियाज में ही उत्तराखंड के एंट्री पॉइंट्स पर उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग करके कंफर्म करना चाहिए कि वो नेगेटिव है, इससे पहले कि वो अपने गांव में जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे कि क्या व्यवस्था ठीक कर रहा है, जो जिस प्रकार से कर रहा है, क्या वो केपेबल ही नहीं है इसके आगे इससे ज्यादा करने का? सुजाता मैम, देखें कि अमन मणि त्रिपाठी वाले मामले में जयसिंह रावत जी ने भी कहा और हम भी बहुत सारी डिबेट में बहुत सारी बातें कह चुके हैं कि ये ऐसी घटना थी, ऐसा घटनाक्रम था जिसने पूरे प्रदेश सरकार की पूरी तरह से किरकिरी करा दी। मैंने भी बहुत मुद्दत के बाद कोई इस तरह की घटना देखी होगी कि मतलब इतनी ज्यादा, मतलब लखूनास घटना में इतनी ज्यादा लापरवाही ऐसी कभी मैंने नहीं देखी। और इतने उच्चतम स्तर के अधिकारी करें, कपाट बंद पड़े हुए हैं बद्रीनाथ जी के, आप अनुमति दे रहे हो। आप एक विधायक के साथ 11 लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हो। आप क्वारंटाइन रेड और ऑरेंज जोन में और 3 सेक्टरों में हमारे डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं, सारा का सारा टोटल पूरा एरिया प्रतिबंधित है। रावल हमारे वहां जा नहीं सकते, आम आदमी को इंटर डिस्ट्रिक्ट में जाने की परमिशन नहीं है। आपने एक विधायक को, उत्तर प्रदेश के एक विधायक को 11 लोगों के साथ वहां काफिले के साथ वहां जाने की परमिशन दे दी। और सबसे बड़ी बात क्या उसके अंदर होती है कि
इतना जो शासन का टॉप अधिकारी है वो डीएम को लिखता है, उसके लिए परमिशन के लिए लिखता है और नीचे से परमिशन दी जाती है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया के पिताजी के नाम का उसमें मिसयूज होता है, उनके परिवार के लोग भी कह चुके हैं। तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना, मतलब जिसने पूरे प्रदेश को एक किस्म से मैं कहूंगा कि शर्मसार कर दिया। उसके बावजूद कि जिन लोगों ने उनको पकड़ लिया, आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, फिर आप उससे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप मुचलका भर के इतनी बड़ी घटना को मुचलका भर के आप उनको छोड़ देते हो। मैं तो योगी जी को नंबर देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि जब वो उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं तो कम से कम उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उन लोगों को अरेस्ट कर दिया। मतलब लापरवाही पे लापरवाही, लापरवाही पे लापरवाही। ये इस तरह की लापरवाही नहीं थी, इस माहौल में ऐसी लापरवाही थी, ये क्षमा योग्य लापरवाही नहीं थी। लेकिन हमने भी पूछा, तमाम लोगों ने इस बात को उठाया भी, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ नहीं करा। एक किस्म से कहते हैं कि जैसे ठंडे बस्ते में डालने वाली बात होती है, उस तरीके से इसको ठंडे बस्ते पे लगा दिया। आपने बात कही कांग्रेस की, ये इतनी बड़ी घटना थी कि मुझे लगता है कि विपक्ष को पूरे जोरदार तरीके से बिल्कुल इस घटना को उठाना चाहिए था कि छोटी घटना नहीं है, नेशनल लेवल पे घटना, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देश के दूसरे राज्यों में, और सब लोगों ने इस घटना को देखा। लोगों ने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उन्होंने चिट्ठियां लिखी, ईमेल करा कि साहब देखो उत्तराखंड के अंदर ये हो गया। लेकिन ऑपोजिशन को जो चीज दिखानी चाहिए थी, जो रुतबा दिखाना चाहिए था, जो इस घटना पे अपना रिएक्शंस दिखाना चाहिए था, वो मुझे नहीं लगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक बड़े नेता जो तिलक राज भेड़ है, उनके खिलाफ जब मैनेजमेंट एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है रुद्रपुर के अंदर, तो पूरे कांग्रेस जो है एकजुट हो जाती है और कांग्रेसी धरना प्रदर्शन भी करते हैं, विरोध भी ज्यादा आते हैं। मुझे लगता है वो फिर भी एक मामला इतना बड़ा प्रकरण नहीं था। ठीक है, उसमें सरकार ने गलत कार्रवाई की या सही कार्रवाई की, क्योंकि मौके की वास्तविक स्थिति क्या थी हम लोग नहीं थे वहां पर, वो एक जांच का विषय है। आपका प्रोटेस्ट बनता था आपके नेता के खिलाफ, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा कांग्रेस की ये बनती थी कि बतौर विपक्ष रहते हुए, एक तो वैसे विपक्ष पर तमगा लगा हुआ कि विपक्ष कमजोर है, कुछ लोग फ्रेंडली विपक्ष का भी तमगा देते हैं। दसमाना जी को मैंने कई बार देखा, बहुत सारी चैनल्स पे और मीडिया पे दसमाना जी ने इस पे पुरजोर तरीके से रिएक्ट करा। लेकिन मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को इस पे बढ़ चढ़ कर जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए था। छोटा मामला नहीं था। आज आप विपक्ष में हो, कल आपने सत्ता में रहना है कि सरकार की जितनी भी जो कमजोरियां हैं, जो सरकार की लापरवाही हैं, वो अगर विपक्ष उन सब चीजों को लेके हाथों हाथ लेके आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा। और दूसरी बात यह कि जब आप पुरजोर तरीके से रिएक्शंस नहीं करोगे तो सत्ता पक्ष है वो तो और चैन की नींद सोएगा, उसे पता कि यहाँ प्रोटेस्ट करने वाला कोई है ही नहीं है, ना प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर ये इतनी बड़ी घटना थी, अगर इसको जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, और वास्तविक घटना थी, सबने, मीडिया ने भी, सब लोगों ने देखा भी इसको, और कागजों के ऊपर है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप देख रहे हैं विपक्ष भी बैठा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर उस घटना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ। दसमाना जी, आपके पास वापस आ रही हूँ। अमन मणि त्रिपाठी, इतना बड़ा कांड हो जाता है, ये नेशनल लेवल का कांड था। इसको इस मैटर में ओम प्रकाश एसीएस, जो मुख्यमंत्री के खास व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने लिखित में कोई कंप्लेंट दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जांच हो, इन्हें अपनी पोजीशन से हटाया जाए, इन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्यों नहीं ठीक से उठाया? और दूसरी बात, ये पूरे मुद्दे में आपको नहीं लगता कि हमने बहुत बड़ी एक चूक करी थी? आप कह रहे थे कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे प्रशासन के काम में कमी दिख रही है। आप क्या कहेंगे? सुजाता देखिए, कोरोना से जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। देहरादून डीएम के बारे में मैं आपसे बताऊं कि देहरादून डीएम ने जिस प्रकार से पूरे देहरादून के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया, तो अच्छा काम करने वाले की तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अमन मणि त्रिपाठी वाले मामले में बताऊं, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने बाकायदा इस मामले में, जब तिलक राज भेड़ जी वाला अभी मसला कोहली साहब ने कहा, उसमें प्रमुखता से आज भी हमने वो छोड़ा नहीं है मुद्दा। प्रीतम सिंह ने लगातार, परसों जब वो अपने क्षेत्र में दौरे में जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला मुद्दा उन्होंने अमन मणि का ही उठाया और एसीएस के बारे में सीधा उनका एक सवाल था सरकार से
देखिए हमारी हमारी भूमिका क्या है इस समय। आप ये बताएं कि मीडिया का जो रोल है वही जनता तक जो सारी सवाल आप ये अपने लेवल पर ये डिबेट कर रही हैं, तो आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन क्या इस प्रदेश के मीडिया का ये कर्तव्य नहीं था कि इस मुद्दे पर जितनी बात हम करते हैं उसमें से 5% बात नहीं छप पाती। पूरे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें एसीएस आप वाले सोशल मामले मीडिया का इस्तेमाल करिए, मैं कांग्रेस कर रहे पार्टी हैं सोशल मीडिया का करिए। सुजाता ये तो सुजाता excuse मैं नहीं है। सुजाता जी नहीं, इस एक्सक्यूज नहीं कह रहा हूं मैं हम एक्सक्यूज चाहिए भी नहीं हमको। हम इस मसले को आज तक हमने नहीं छोड़ा है। मैंने सबसे पहला मैं व्यक्ति था, मैंने पूछा कि एक दरोगा जी, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा, मैं उत्पल कुमार सिंह जी के पे इस मसले को लेकर के गया। मैंने कहा आप ये बताइए, उन्होंने कहा साहब जांच हो रही है। मैं कहा कौन जांच कर रहा है? इसकी जांच एक दरोगा उत्तराखंड के एसीएस, और वो भी ओम प्रकाश सिंह जैसे एसीएस की जांच एक दरोगा जी करेंगे? वो बताएंगे कि किसने पास दिया? ये प्राइमा फेसी प्रूव्ड है कि वो जो पास जारी हुआ वो एसीएस ओम प्रकाश सिंह जी की संस्तुति पर हुआ। उस संस्तुति में स्पष्ट लिखा था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं। इस बात का खंडन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीएम ऑफिस से भी आ गया, इस बात का खंडन उनके परिवार के लोगों की तरफ से भी आ गया। जब वहां से खंडन आ गया और उत्तर प्रदेश में जाके वो अरेस्ट भी हो गए, उत्तराखंड में तो मुचल के भी छूट गए थे, तो आप ये समझिए उत्तर प्रदेश की सत्ता के तार शायद नहीं जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड की सत्ता, चाहे वो राजनीतिक सत्ता है और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता है, उसके तार अमन मणि और अमर मणि दोनों से जुड़े हुए हैं। और इस मुद्दे को हम छोड़ नहीं रहे हैं, ये मुद्दा हमारी प्राथमिकता पे है। इस मुद्दे पे सरकार, देखिए ये जो समय है, अगर मैं तो दून अस्पताल में क्वारंटीन और आइसोलेशन और वहां पर क्या स्थिति है कोरोना के से लड़ने की, इसको देखने गया था। आपको पता है मुझे 28 दिन, पहले 14 दिन, उसके बाद 28 दिन। आज मुझे जो शासकीय प्रवक्ता हैं मदन कौशिक जी, उनके पास मैं एक मुद्दे को लेके गया था, तो उन्होंने मुझे बधाई दी कि साहब आपका जो रिकॉर्ड बन गया है वो रिकॉर्ड सदियों तक नहीं टूटेगा। आप उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हों क्वारंटीन होने का सौभाग्य मिला। मैं कहा साहब आपकी सरकार तो 28 दिन ही रखा, आप चाहते तो 28 साल मुझे रख सकते थे, लेकिन बिकॉज इट वॉज द मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, वो सार्वजनिक जनता की स्वास्थ्य का मामला था। अगर वो मामला ना होता तो मैं डीएम को कहता कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं नहीं बैठूंगा घर में, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ का मामला था, इसलिए मैंने उसमें संयम बरता और मैं 14 दिन की जगह 28 दिन अपने घर में बैठा। आज और दत्ताना जी, मैं आज जो आपको ज्यादा ये मैं बात आपसे सवाल करती रहूंगी जब तक अमन मणि त्रिपाठी वाले मैटर में आप ओम प्रकाश एसीएस जो हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूरा जोर नहीं लगाते। हम पूरा जोर लगा रहे हैं, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर लगाएंगे। और हमारा ये मुद्दा है, आज ऐसा नहीं है कि हमने इस मुद्दे को छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने क्षेत्र के दौरे में गए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उन्होंने जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु उनका यही था कि एसीएस के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं करी, और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मुद्दे पर अगर सरकार ने किसी भी प्रकार से लीपापोती की कोशिश करी तो कांग्रेस मुखर होकर के विरोध करेगी। चलिए, जय सिंह रावत जी, अंतिम सवाल है क्योंकि समय बहुत हो गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक और मैटर है। एक चंबा के कोतवाल है सुंदराम शर्मा, उनका बड़ा नाम आता है, कहा जाता है कि उन्हें वहां के विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष का भी संरक्षण प्राप्त है, तो मतलब वो काफी फेवरेट लगते हैं सबके। उनके अभी एक मैटर आया जिसमें एक व्यक्ति के पिताजी, ये आरोप उन्होंने लगाया है कि उनके पिताजी जो है उनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था पिछले महीने या 2 महीने पहले हमारे यहाँ पे जॉली ग्रांट में, और वो उनको वापस लाना चाहते थे, मगर सुंदराम शर्मा जो है इंस्पेक्टर, उन्होंने उनको नहीं आने दिया। उनके ई पास को उन्होंने कहा ये ई पास, उनका कहना है कि ये ई पास किसी वैल्यू का नहीं है। उसके बाद
इस व्यक्ति का ये कहना है कि इन्होंने हमें आने नहीं दिया, मैं किसी तरह से अपने पिताजी को जॉली ग्रांट तक लेके आया, पर मेरे पिताजी को लकवा मार गया। आप को लगता है कि अगर मतलब क्योंकि बहुत सीरियस इश्यू है, अगर कोविड-19 के समय में ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या सीरियसली जाँच नहीं होनी चाहिए? और सुंदराम शर्मा एक ऐसे इंस्पेक्टर है जिनके विरुद्ध पहले भी कई मैटर्स कहा जा रहा है, कई मैटर्स आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई लोगों के, एक कृष्ण कुड़ियाल का मैटर है, इस तरह के मैटर्स आते रहे हैं। रावत जी। हाँ, हाँ, उनके बारे में जो हमारा टीवी के जो मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, वो भी काफी उनको भी काफी शिकायत रहती है। दरअसल देखा जाए तो कुछ छुटपुट ऐसा, जैसे चंबा का मामला है यार, और भी मामले, यही एक दिन विधानसभा में यहाँ गार्ड का कॉलोनी का उनका लड़की बीमार थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था, उसको वहां ले जाना अस्पताल, डॉक्टर पास ले जा रहा था उनका दामाद, विधानसभा के सामने उसको रोक दिया, उसकी गाड़ी सीज कर दी। अब वो बजाय उसको अस्पताल पहुंचाने की गाड़ी सीज कर दी, बड़ी मुश्किल से कई दिन के बाद तो गाड़ी छुड़वाई, पता नहीं बहुत पैसा देके हुआ। तो छुटपुट जो घटनाएं हैं होती है, क्योंकि पुलिस वाले भी मनुष्य हैं, हम लोगों में भी कमियां होती हैं सभी में। आपके पता भी बात आया, मीडिया की भी बात आई, मीडिया जो कौन सा अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज पुलिस का रोल लगभग ठीक रहा है। पुलिस इस समय रिस्क भी ले रही है, पुलिस वाले हैं आपका तो क्या मेडिकल एंड आपके हेल्थ कहने का वाले मतलब है, नहीं आपके कहने का मतलब है कि क्योंकि पुलिस रिस्क ले रही है और सभी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, छुटपुट मैटर्स हो जाते हैं, तो इन छुटपुट मैटर्स को छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं है, ये नहीं है छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन भाई सारा हम ये नहीं कह सकते सारी पुलिस वही उसका वो हम जैसा कह नहीं रहे, है ना, वो हम कह भी डॉक्टर नहीं रहे। हाँ, कुछ डॉक्टर भी हैं जो लापरवाही करते हैं, जिनको चिंता नहीं होती आत्मा, लेकिन हम कम्युनिटी को नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी तबलीगी वालों का कुछ लोगों ने लापरवाही की, इसका ये मतलब नहीं, जैसे मीडिया के एक वर्ग ने जो अभी भी चलाते हैं, हम तो कई बार तो टेलीविजन देखना ही बंद कर देते हैं, वो इस तरह से मतलब कि सारी कम्युनिटी ही बिल्कुल तबलीगी सब उसी तरह के हो गए हैं, ये कहना गलत है। कुछ लोग होंगे, या आप कहेंगे सारे मीडिया वाले, अब मीडिया वालों में छोटे भैया मेरे जैसे हैं, हम कई लेंगे, अब नीरज है, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरा जहां तक मानना है कि पुलिस का रोल इस समय बहुत खराब नहीं है। नीरज कोहली जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे इस वाले मैटर में, एक तो, और दूसरा ये सुंदराम शर्मा वाले मैटर में अगर ऐसा हुआ है तो क्या उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए, या इसको आप मानते हैं कि एक एबरेशन है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरी चीज, क्या पॉजिटिव सजेशन सरकार के लिए है आपके पास? ये संतराम वाला जो प्रकरण है, एक्चुअली में मेरे को आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि क्या मैटर है। ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, क्या चीज, क्या मामला था? एक व्यक्ति जिसके पिताजी का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था जॉली ग्रांट पे, जी जी 2 महीने पहले, वो ई पास लेने या ई पास के साथ गया सुंदराम शर्मा जी के पास, जिन्होंने उसे रोक दिया वहां से आने से। तो क्या हुआ कि उनके पिताजी को वो किसी तरह लेके आया, मगर उसका कहना है कि उसके पिताजी को लक्का मार गया। तो क्या ऐसे मामले, और सुंदराम शर्मा जो है, इनके विरुद्ध और भी बहुत सारे मैटर्स आते रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो राशन बट रहा है उसको, उसकी ये फोटो अपनी डालते रहते हैं अपने फेसबुक पे कि ये दे रहे हैं। भाई वो तो पुलिस वाले दे रहे हैं, जो प्रशासन दे रहा है, नहीं, तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो दे रहे हैं, ये लोगों का कहना है। मैडम, इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, अप्रैल में ही लॉकडाउन के कुछ समय बाद ही बहुत सारी प्रदेश के अंदर छुटपुट घटनाएं आ रही थी, जैसे किसी के साथ कोई स्वास्थ्य को लेके हो गया, या किसी के परिवार में किसी के दूसरे जिले में मृत्यु हो गई, या कुछ और बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो मतलब एसेंशियल कहेंगे कि आवश्यक श्रेणी में आ जाते हैं, उसके लिए सरकार ने छूट दे रखी थी। और डीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक बल्कि ऑर्डर भी पास हुआ था कि ऐसी किसी के साथ कोई अचानक या आकस्मिक या कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है, तो मानवीय दृष्टिकोण भी पुलिस वालों को नियम कानून का सख्ती से पालन कराना है,
लेकिन ये भी जान लें कि मानवीय दृष्टिकोण भी आप लोगों ने रखना है। उस समय उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए आपने निर्णय लेना है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आदेश थे, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी है तो बिल्कुल उसमें छूट दी जाएगी, आपको छूट देनी है। और आप ये भी था उस ऑर्डर में क्लियर, वो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, अगर आप नहीं दोगे, अगर उसने अपनी सिचुएशन सारी स्थिति आपके सामने रख दी और आपने देख लिया, उसके बावजूद भी अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं रहता तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, पहले दिन से ही इंस्ट्रक्शंस थी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सब चीजें जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद सामने उन्होंने रखी होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी रखी होंगी, बताया भी होगा, और उसके बावजूद अगर उनका ऐसा व्यवहार है तो मुझे लगता है कि ये व्यवहार उनका ठीक नहीं है। तो ऐसा तो कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, कोई पुलिस का अधिकारी हो, जो भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि ये आगे के लिए नजीर भी बननी चाहिए। अगर कोई आदमी फेक कर रहा है या और कर रहा है तो वो बात अलग है। तो इसमें तो क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी, बिल्कुल सीधी सीधी। जी जी बिल्कुल। दसमाना जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? बस बहुत संक्षिप्त देखिए, में, क्योंकि समय मेरी मैं इस बारे में ऐसा दो बातें हैं। पहले तो किसी व्यक्ति के बारे में कह देना कि उसको उसका संरक्षण प्राप्त है या फलाने का उसको सपोर्ट है, मैं समझता हूँ ये आरोप लगते रहते हैं राजनीति में। प्रीतम सिंह बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, और अगर उनका कोई नजदीक व्यक्ति भी अगर किसी गलत काम को कर रहा है और उनको पता लगता है तो वो टोकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ भी अगर ये हुआ है, कोई अगर किसी प्रकार से उसको शिकायत थी, तो पुलिस के बारे में देखिए, मेरे बहुत अच्छी राय कई लोगों के बारे में नहीं रहती, लेकिन इस कोरोना काल में उत्तराखंड में पूरी, मैंने आपको पहले शुरू में कहा कि पुलिस का मैं बहुत ज्यादा कभी पक्ष नहीं लेता, और मैं कभी किसी बहुत कोई कहता है कि साहब पुलिस का वो अधिकारी बहुत ईमानदार है, तो वो समाज पे कोई एहसान नहीं है, उसको ईमानदार होना ही चाहिए और उसको अच्छा व्यक्ति होना ही चाहिए पुलिस के व्यक्ति को। लेकिन इस समय पूरी पुलिस ने जो प्रदेश के अंदर काम किया, मैं देहरादून में रोज हमारे पास शिकायतें हेलमेट वालों की, हमारे पे शिकायत जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं उनकी कि साहब हमें छुड़वा दो, लेकिन इस कोरोना काल में कोई भी इस प्रकार की ज्यादती की शिकायत नहीं आई। और मैंने आपको कहा कि जिलाधिकारी को मैंने बधाई दी, मैं यहाँ के कप्तान को जो डीआईजी भी हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि वो स्वयं फील्ड में उतर करके जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तमाम थाना अध्यक्षों ने काम किया, कई थाना अध्यक्षों से हमारी बातचीत हुई, हमने नाराजगी भी कई मामलों में प्रकट करी, लेकिन इन जनरल जो पुलिस का काम था बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति जिसके बारे में, चंबा के बारे में आपने मुझे ये अभी बताया, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के लीडर प्रीतम सिंह जी का किसी भी गलत आदमी को संरक्षण नहीं हो सकता। अगर किसी ने उनके नाम का मिसयूज किया है, हमको शिकायत करें, हम इसको जांच करेंगे कि वास्तव में क्या कोई उनके नाम का मिसयूज कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों को करेंगे। दूसरी बात, अगर उसने इस प्रकार की कोई हरकत करी है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी मैं दावत दे रहा हूं आपके माध्यम से कि वो अपनी शिकायत दे। मैं डीजीपी साहब से, एडीजी साहब से उनसे बातचीत करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे अगर कोई आरोप है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए ये भी आवश्यक होता है कि इन बातों को बिल्कुल साफ तरीके से करा जाए, ताकि लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और आज अच्छा सा लाइव रहा, इसलिए जय सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज कोहली जी, सूर्यकांत धस्माना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने बातचीत करी, धन्यवाद। धन्यवाद।